हाँ जी, तो यार ये दिलभ्रम एपिसोड 3 के साथ हम हाज़िर हैं। कुछ लोग हमें आलसी गर्दान रहे होंगे, गर्दान रहे थे कि हम शायद पार्ट जो डबल एपिसोडिक वाइज़ स्टार्ट करेंगे वो रीड नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इंतहाई इश्क कल मैंने अपलोड कर देना था उसके टाइम पे ही। इंतहाई इश्क की बस कल की छुट्टी हुई थी, आज इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। मैंने उसके टाइम पे अपलोड कर देना था बट मैं आपको बता दूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। गर्मी बहुत है। आप लोगों को पंखे की आवाज़ आ रही होगी शायद या नहीं भी आ रही, तो ऊपर पंखा चल रहा है, लेकिन फिर भी इंतहा की गर्मी है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे पंखा 100 फीट की दूरी पे चल रहा है। फिर मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। थोड़ा सा ही था, बट खैर मैं आज कंप्लीट कर दूँगी और उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंप्लीट नावल अपलोड करूँ रीचा के, क्योंकि आप लोग एपिसोडिक वाइज पे एक रिस्पॉन्स नहीं देते रीचा के नावल पे, हालांकि आप लोगों की फेवरेट राइटर है। लेकिन खैर यार दिलबरम इस कलम रहीला खान किस नंबर, ये हमारी 3 है। ठीक है, चलें जी रीड आउट करते हैं। इससे पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और ताकि आप और सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलें जी स्टार्ट देते हैं। आंखें खोले रुशाने, शम्स ने इसकी पलकों की झिलमिल को छूकर गंभीर मध्यम आवाज़ में सरगोशी की कि वे इन आंखों में अपना अक्स देखने के लिए बेताब था। नहीं, रुशाने ने जज्बत होते इनकार किया। क्या इतनी नाराज़ है कि मुझे देखेंगी भी नहीं? वो अपने कसरती बाजू इसके अतराफ़ रखे कतरे झुके बोझल आवाज़ में सरगोशी करके रुशाने के दिल पर काली ज़रब लगा गया था कि वो जो इससे बचने की सही जारी रखती आंखें नीचे खड़ी थी, फ़ौरन से आंखें खोलती। शम्स के लबों पर तबस्सुम फैला तो मतलब वो भी इसके इश्क में पोट पोट डूबी हुई थी। वो गहरी स्याह आंखें इसकी आंखों में गाढ़े अपना अक्स देख रहा था, जबकि रुशाने इसकी आंखों में इसकी नज़रों में छिलकते तकाज़ों को ताब न लाते हुए नज़रें झुकाकर यहाँ वहाँ देखती हाथ में रोने लगी। कोई मसला? शम्स लब दबाए उसको नज़रें चुराता देख गंभीर आवाज़ में बोला, जी आप है मसला। रुशान ने झुंझला कर बोली, जो कब से इसके सर पर खड़ा जान निकाल रहा था। तो इस मसले का हल कि आप चले जाएं। वो एकदम फट पड़ी थी। ये हल नहीं है, अब ये मसला आपसे लिपट चुका है। मैं बताऊं इसका हल? वो गहरी नज़रों से इसके सरापे को देखता बोला और झुककर इसके कान में सरगोशी की थी कि रुशान ने कान के लू तक धनक रंगों में नहा की। चले आए आपकी नाराज़गी दूर करता। वो बामुश्किल अपने सरकश जज्बों को लगाम डाले इसके वजूद से नज़र चुराता हाथ में आगे बढ़ा। मैं नहीं हूँ नाराज़, जब इतने सालों तक परवाह नहीं की तो अब नाराज़गी की क्यों कर फिक्र सता रही है आपको? वो झटके से हाथ छुड़वा कर कदरे बुलंद आवाज़ में बोली। इसे खुद पर ताव आ रहा था क्यों वो इसकी जानिब खींची चली जा रही है। आप जाएं यहाँ से। क्यों आ जाते हैं बार बार? क्या चाह रहे हैं आप? वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई, जबकि शम्स बगौर इसका जायज़ा ले रहा था। मेरे ख्याल में आप रुखसती चाह रही हैं। वो दोनों हाथ पुष्ट पर बांधे ठहरे हुए लहजे में बोला। रुशाने ने हैरत से देखा। इसकी आंखों में हैरत देखकर शम्स आगे बढ़ा, नहायत नरमी से इसे बाजू के हल्के में लिए बैठ की जाने बढ़ा। आपकी बातों और गुस्से से यही लगता है कि आप तनोमन से मेरी पनाहों में आने के लिए बेताब हैं। शम्स ने हंसी कंट्रोल करके इसे मजीद सुलगाया। कभी नहीं, मुझे नहीं करवानी रुखसती, वो मज़ाहमत करते बोली। जब शम्स ने इसे नाजुक आबगीना की तरह नहायत नरमी से बेड पर बिठाया और खुद इसके सामने इंतहाई करीब बैठा। अब बताएं क्या वजह है, क्यों परेशान है, क्यों नहीं करवानी रुखसती? शम्स इसके हाथों को अपने मजबूत हाथों में कैद के धीरे से बोला, मुझे आपके साथ नहीं रहना। तलाक पहली और आखिरी गलती थी, या आपकी पहली और आखिरी गलती? शम्स बर्फीले लहजे में इसकी बात काट कर इसके हाथों पर जोर से दबाव बढ़ाता बोला कि रुशाने घिघिया गई। इसकी सुर्ख आंखों में वाज़िया वार्निंग थी और चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती दर आई। रुक जाएं ज़रा, मैं देखूं कौन है भई। तभी शम्स ने इसके हाथों को छोड़ा जो यखलख्त कपकपाते सुर्ख पड़ गए थे। आप लोगों के एंड पे ना, वीडियो के एंड पे अपनी एक खुशी की वजह बताऊंगी। शम्स का दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि इसका दिल किया हर चीज़ तहस नहस करते, पर वो महारत से कंट्रोल किए अपने बालों में हाथ फेर कर इसके सामने नीम दराज हो गया। आंखों की सुर्खी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जबकि रुशान आंखें फाड़े अपने लफ्ज़ों पर गौर कर रही थी। गुस्से और जल्दबाजी में इसने क्या बोल दिया था? इसको अपना दिमाग माऊफ होता महसूस हुआ, जबकि जिस्म सर्द पड़ने लगा था। शम्स का सर्द रवैया और आंखों की सुर्खी से बता गई थी कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। वो सांस रोके इसके करीब बैठी थी, आंखों से पानी बहे जा रहा था। वो जैसे सत्ते में चली गई थी। तभी शम्स ने इसकी हालत के पेश नज़र इसे खींच कर अपने ऊपर गिराया और दोनों हाथ इसकी नाजुक वेस्ट पर जमा कर खुद के करीब टड़ कर लिया। वो जो इस आफताब के लिए तैयार न थी, कटी पतंग की तरह इसके सीने पर आ गिरी। जोड़े में मुकीद बाल खुलकर शम्स के चेहरे पर छाए थे। शम्स ने इसके बालों की खुशबू में गहरा सांस भरे सीने में उतारा और फिर नहायत नरमी से बाल चेहरे से हटाए थे।
रुशान ने, जिसने सांस खींची हुई थी, घबरा कर उसकी सांस बहाल की तो इसकी नरम गर्म सांसें शम्स के चेहरे पर पड़ी थी कि बेसाख्ता शम्स ने इसकी सांसों में गहरा सांस भरकर गोया खुद में बसाया था। दोनों की धड़कनें हद से तेज थी। तभी शम्स ने इसके रुखसारों पर खड़े आंसू अपने लबों से चुने। जब इसके सीने पर रुशान ने कमीज को मुट्ठी में दबोच कर इस लिमस को रगोपे में सराहियत करते महसूस किया था। शम्स ने एक हाथ से इसके बाल समेटे और दूसरे से यूं ही इसकी कमर पर दबाव बढ़ाए हुए था। रुशान ने, रुखसती नागरेज हो गई है क्योंकि अब आपसे दूर मैं नहीं रह सकता, नागज़ीर सॉरी, और मैं अधूरी मुलाकातों का मुतहम्मिल नहीं। आप मेरी हैं, मेरी बीवी हैं। मैं हर वक्त, हर पल, हर लम्हा आपको महसूस करना चाहता हूँ। आपके दिल में धड़कन बनकर धड़कना चाहता हूँ। आपकी सांसों को अपना दम भरते देखना चाहता हूँ। आपके कुर्ब की तमन्ना चाहता हूँ। इसमें ज़िंदगी के रंग जीना चाहता हूँ। आपको अपना और मैं आपका बनना चाहता हूँ। और आप हैं कि इन खूबसूरत लबों से फजूल लफ्ज़ अदा करके मेरे और अपने लिए कहर का सामान समेटने लगी थी। वो खूबसूरत मध्यम और भावर करवाते लहजे में इसके निचले लब को सहलाते बोला था। इसने शम्स की आंखों में देखा जहाँ खुमार का जहाँ बात था। रुशान के पूरे वजूद में बरक रफ्तारी दौड़ गई। तभी शम्स ज़ब्त खोता पूरी शिद्दत से इसके लबों को कैद कर चुका था। इसकी गिरफ्त और अंदाज में इतनी शिद्दत और जुनून था गोया वो इनको कुछ देर पहले की गुस्ताखी का सबक सिखाता अपनी पकड़ सख्त करता गया। रुशान ने इसके सीने पर हाथ रखकर दूर खेलना चाहा, पर शम्स इसके दोनों बाजू को कमर पर ले जाकर कैद कर चुका था और दूसरा हाथ इसके बालों में उलझाए इसको खुद पर झुकाए इसकी सांसों को ज़ब्त किए रुशान को किसी और ही जहां में ले गया। इसको नढाल देख शम्स ने इसके लबों को आज़ाद किया और इसकी गर्दन में चेहरा छुपाया था। इससे पहले कि वो जज्बात की रूह में बहक कर खुद को और रुशाने को बेबस करता, शम्स संभल कर इससे दूर हुआ था। आइंदा कभी ये लफ्ज़ मत बोलिएगा रुशाने, चाहे जितनी भी नाराज़ क्यों ना हो। वो इसको गहरी दिलचस्प नज़रों से देखता बोला जो सांसें हमवार करती इसके सीने पर सर रखे हुए थी। समझ आई मेरी बात? वो इसके बाल समेट कर धीमे आँच देते लहजे में बोला। रुशाने ने बगैर कुछ बोले हाँ में सर हिलाया। इसकी हरकत पर शम्स गहरा मुस्कुराया, करवट बदल कर इस पर गहरी घटा की तरह छा गया। समझ आई मेरी बात? शम्स ने आईब्रो झुकाकर मसनूई संजीदगी से पूछा कि रुशाने ने हरासा होकर फिर से हाँ में गर्दन हिलाई। शम्स के नाबी लोगों पर दिल लूटने वाली दिलकश मुस्कुराहट छा गई। मेरी जान, आपको बोलने से नहीं रोका, बस एक लफ्ज़ से बाज रहने का कहा है। इसे मेरी वार्निंग समझ लें या फिर रिक्वेस्ट। शम्स इसके शंगरफी लबों पर नजरें जमाए बोझल आवाज़ में बोला। मेरे ना आने की वजह दादा जान की तबीयत खराबी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ मेरे ना आने पर इस कदर बदन हो जाएगी। वो इसके रुखसार को सहलाता सरगोशी में बोल रहा था। मैंने नहीं किया इंतज़ार। नादनस्तगी में वो शम्स के सामने भांडा फोड़ गई जो बड़े दिलफरेब शरीर लहजे में इससे उगलवा चुका था। मैंने कब कहा कि आपने मेरा इंतज़ार किया? पर मैं वो शौक से कह सकता हूँ कि कल आपने ब्लैक ड्रेस पहना था। शम्स ने इस पर पत्ता फेंका, गोया मतलब की बात जानना चाहिए थी। मैंने ब्लैक नहीं बल्कि पिंक ड्रेस पहना था। अच्छा, जब मैं आया तो आप ब्लैक ड्रेस पहने रेड लिपस्टिक लगाए सो रही थी। आप नहीं आए, मैं सारी रात जागती रही थी। जल्दबाजी में रुशानी से बता गई, पर जल्द ही एहसास हुआ तो निगाहें झुका ली। शम्स की नज़रें इसके चेहरे पर टिकी थी जब इसने झुककर रुशाने के निचले लब पर होले से काटा। सॉरी मेरी जान, आपको इंतज़ार के कड़े मराहल से गुजारने के लिए। नदामत में डूबी आवाज़ आई। नाराज़गी दूर समझो। शम्स ने इसके बालों में उंगलियां चलाते नहायत नरमी से पूछा। नहीं, रुशाने ने मुंह बसोड़कर जल्दी से कहा। शम्स ने आंखों में चमक ली इसको जिन नज़रों से देखा कि रुशाने पल में मतलब समझकर सुरख कंधारी पड़ गई। जी, इसने झिझकते हुए कहा और दोनों हाथ लबों पर जमा लिए। इसकी हरकत पर शम्स ने दाद देने वाली नज़रों से देखा और इसके ऊपर से उठ खड़ा हुआ। खुद को मेरी मोहब्बत की बारिश में भीगने के लिए तैयार करें। बहुत जल्द आप सिर्फ मेरी बनकर आने वाली हैं। किसी सवाल को सुलझाने में दिमाग को मत थकाएं। आप मेरे लिए क्या हैं ये बचपन से ही आप बेहतर जानती रही हैं। रही बात दूर रहने की, तो इसमें आपका भला था, वरना इस वक्त आप मेरे 8-10 बच्चों की अम्मा ज़रूर होती। शम्स बामुश्किल मुस्कुराहट दबाए भरपूर संजीदगी से बोला, जबकि रुशाना की आंखें फैली थी कि वो झटके से उठ बैठी। अब जबकि आप भी रुखसती की मुमतनी हैं और मैं भी आपको अपने बेडरूम में देखना चाहता हूँ, तो ये काम अज़द ज़रूरी हो गया है। दोनों हाथ से बाल सेट करते हुए भारी आवाज़ में बोला। नहीं तो? रुशाने ने बेसाख्ता नाम सर हिलाया कि शम्स नीचे लब का किनारा दांतों में कैद किए इसके पास आया। मैं चाहता आप रोज़ नाराज़ और मैं रोज़ आपको इसी तरह मनाऊँ। अब जब नाराज़ हूँ या किसी बात की फ़िक्र सताए तो मुझे याद कर लीजिएगा, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर होगा। शम्स झुक कर इसकी आंखों में देख कर बोला और अपने लब इसकी पेशानी पर रखे कि रुशाने ने आंखें मूंद ली। वो कितनी आंखें देर इसके लिमस में खोई थी। जब आंखें खोली तो वो कहीं ना था, पर इसका लिमस अपनी गर्दन, चेहरे और लबों पर महसूस हो रहा था। खान इंडस्ट्रीज़ की कई मंजिला इमारत जिस पर बड़े बड़े
जली हरूफ में खान इंडस्ट्री लिखा था। इमारत इतनी खूबसूरत थी कि देखने वालों की आंखों को खैरा कर रही थी। इस इमारत के अंदरूनी हिस्से में चौथी मंजिल पर मुकीद इस इमारत के सीईओ माहद अरसलान खान का ऑफिस था, जो कि निस्बतन बाकी कैबिन से बड़ा था। बड़ा सा ग्लास डोर फिक्स था। बाहर से अंदर का मंजर देखना नामुमकिन था, जबकि अंदर बैठा शख्स बासानी बाहर होती एक्टिविटी देख सकता था। ग्रे और वाइट कॉम्बिनेशन का ऑफिस माहद अरसलान खान की बेहतरीन चॉइस का मुँह बोलता सबूत था। इसकी हर एक चीज़ बाहर से मंगवाई गई थी। ऑफिस काफ़ी खूबसूरत और प्यारा था। इसमें मुख्तलिफ शोपीस रखे गए थे, जो कि देखने वाले को मबहूत कर देते थे। बाईं जानिब दीवार के साथ विंडो से थोड़ा आगे बड़े 2 सोफे रखे थे। इनके सामने एक स्टाइलिश मेज़ पड़ी थी, जबकि साइडों पर छोटे छोटे स्टूल रखे थे। जबकि नीले शीशे वाली विंडो पर सफ़ेद दबेज पर्दा घिरा था, जो कि सूरज की रोशनी को मुकम्मल तौर पर अंदर आने से रोकने में कामयाब साबित हो रहा था। ऑफिस के अंदर ही पिछली जानिब एक छोटा सा कमरा था, जो कि माहद के लिए अलग से सिटिंग एरिया था, जिसके ब्लैक ग्लास डोर से सेपरेट किया हुआ था। इसमें माहद की ज़रूरत की तमाम तरह अशिया मौजूद थी। कि बाज़ औक़ात इसे मीटिंग में जाने के लिए इतनी जल्दी होती थी कि वो अपने बंगले पर जाने के बजाय इधर ही अपनी तैयारी करके चला जाता था। अशिया आएगा, आई थिंक इधर भी एशिया लिखा हुआ है। वो जब खुफिया पाकिस्तान आता था, जिससे अरसलान खान और मनान खान दोनों भाई वाकिफ़ थे, माहद यहाँ आकर सब मीटिंग अटेंड करता था और 1-2 दिन रुक कर वापस चला जाता कि इस दौरान सवाए 2 नफूस के हवेली के किसी फ़र्द को खबर ना होती थी। अब जबकि वो वापस आ गया था तो प्रॉपर तरीके से अपना काम संभाल चुका था। लंदन वाला ऑफिस इसने मैनेजर के हैंड ओवर किया था, पर अब वो अफनान को वहाँ भेजने वाला था। बदर स्मिथ की शादी के बाद अफनान ने लंदन जाना था, जबकि बदर और स्मिथ को वो अपने साथ ऑफिस रखने वाला था और अपने इलाके का सारा काम, जो कि अरसलान खान की जिम्मेदारी थी, वो माहद उठाने वाला था। सामने ही टेबल के इस पार वो ब्लैक 3 पीस पे बाल जाल से सेट के सरबराही कुर्सी पर बड़ा सामान था। ब्लैक कोट इसने निकाल कर अपनी चेयर की पिष्ट पर डाला हुआ था, कफ कोनों तक फोल्ड किए। वो लैपटॉप पर तेज़ी से उंगलियां चलाता नजरें स्क्रीन पर मरकूज के खासा मसरूफ़ लग रहा था। सामने पड़ी ग्लास की बड़ी सी टेबल पर फाइलों का पैलिंदा जमा था, जिन्हें खोलकर वो चेक करता, साथ लैपटॉप पर इसकी डिटेल चेक कर रहा था, जबकि इसका मैनेजर साथ बैठा इसे अहम पॉइंट बता रहा था। काम के दौरान इसके फ़ोन की घंटी बजी, जिसने माहद की महवियत तोड़ी कि वो कुफत का शिकार हुआ। ठीक ना, सही पड़ा है। मसलसल बजती घंटी ने इसे सख्त बदमज़ा किया कि वो बगैर देखे फ़ोन कान से लगा गया। माहद स्पीकिंग, इसने भारी रोबदार आवाज़ में कहा। हेलो माहद भाई। कौन? माहद एक हाथ से फ़ोन कान से लगाया, जबकि दूसरे से उंगलियां चलाता सवालिया लहजे में बोला, मैं शादाब। कैसे हैं आप? ठीक, खैरियत? माहद मसरूफ़ अंदाज में बोला, आपकी हेल्प चाहिए थी। शादाब ने इसकी आवाज़ से जान लिया कि वो काफ़ी मसरूफ़ है। कैसी हेल्प? माहद ने गंभीर आवाज़ में सवाल किया। इसकी नज़रें अब स्क्रीन पर जमी कुछ पढ़ने में मरकूज लग रही थी। वो आपसे रावी इंडस्ट्रीज़ के सिलसिले में कुछ पॉइंट डिस्कस करने थे। अगर आप फ्री हैं तो मैं हवेली आ जाऊँ? शादाब ने इसकी आवाज़ पर एकदम झुरझुरी ली थी और बगैर लगी लिपटी मुद्दा की बात की। मैं हवेली नहीं हूँ, इस्लामाबाद हूँ। तुम ऐसा करो, मुझे मेल कर दो। माहद ने गहरा सांस भरा वो और कुर्सी की पिष्ट से टेक लगाकर आरामदाह हालत में बैठा। सर, आपकी मीटिंग का वक्त हो गया है। तभी इसके मैनेजर ने कहा कि ओके शादाब, तुम मुझे मेल कर दो, मैं फ्री होकर स्टडी करके तुम्हें क्लियर करवा दूंगा। माहद मसरूफ़ अंदाज में बोलकर शादाब की सुने बगैर कार मुंतका कर चुका था। सुबह ही अयूब खान डिस्चार्ज होकर हवेली आ गए थे। शम्स इनको घर ले आया था। इस दौरान मखावर और अडी किसी साई की तरह अयूब खान के पास रहे थे और अपनी बातों से इनकी तबीयत खासी बेहतर कर चुके थे। शम्स इनको छोड़कर किसी ज़रूरी काम से गया था। खावर ने भी साथ चलने को कहा, पर शम्स ने मना कर दिया कि वो इसके घर वालों का ख्याल रखे। मुबादा फिर से ना ज़मीन खां कोई हरकत करे। शम्स को खावर पर बहुत भरोसा था। खावर शम्स के लिए भाइयों से कम ना था और खावर भी शम्स पर जान देता था। इस वक्त शम्स के अकेले जाने पर खावर बहुत परेशान हुआ था। इसके इसरार पर शम्स ने ज़बरदस्त घूरी से नवाजा और अपने दूसरे आदमियों के साथ मसला गार्ड्स की रहनुमाई में वो जलसे में शिरकत करने के लिए रवाना हो गया था। चाहो नचार खावर को अपने बड़े साहब के हुक्म की तकमील करनी पड़ी थी। वो सुस्त रूही से चलता लाउंज में और एक तरफ हाथ बांध कर एहतरामन खड़ा हो गया। दादा जान, अब आप अपनी बहू से मिलने के लिए तैयार हैं कि नहीं? बस अब मुझे मेरी बीवी चाहिए, मतलब चाहिए। वो अनफी जलादनी की शादी हो गई है और मैं पीछे रह गया हूँ। अली की ज़ुबान में फिर से खुजली हुई थी। शर्म करो, तुमसे बड़े अभी रहते हैं और तुम्हें शादी की पड़ गई है। बीजान इसे मसनूई गुस्से से बोली। तो मैं क्या करूं, वैसे लाला का निकाह तो है, अब और क्या रह गया, रुखसती करें ना करें। और बाकी पलटून भी मंगनी शुदगान में शामिल है, बस मैं ही एक निहत्ता रह गया हूँ। अली शरारत से भरपूर उमर रसीदा अपने दादा दादी से मजाक करता इनको अपने दुखड़े सुनाता, साथ ड्राई फ्रूट से भी जम के इंसाफ कर रहा था। ये आप दुखी हो रहे हो या खुश?
अयूब खान अपने पोते को देखकर बोला, जिसके चेहरे पर कहीं भी दुख के आसार तो क्या एक हल्की सी उदासी बना थी। क्या बात कर दी दादा जान, उफ, दुख से मेरा बुरा हाल है, इसलिए तो दिल वीरान है। अब इसमें बीज डाले, बाकी सजा मैं खुद उगा लूंगा। सब्जा सॉरी। वैसे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अंगूरों की बेलें लगा लूँ, हर वक्त लहलहाती मेरे दिल को रौनक बख्शेंगी। बेटा बेलें नहीं, बेल डालो, लगाओ बेल, वरना के लिए सब्जा उगा रहे हो वो तुम्हारा दिल मजीद बंचर कर देगी। बीजान भी जहाँ दीदा थी, कैसे नाली की शरारत समझती जो बात में ही एक से ज़्यादा शादियों का जिक्र छेड़। मतलब आप मान गई हैं। अली पीनट हवा में उछालकर मुंह में कैच करता खुशी से खिल उठा। बताओ कब जाना है? जब आप कहें। मैं चाहता मैं यूनिवर्सिटी अपनी बीवी के साथ जाया करूं। अली शर्माने की एक्टिंग करता बीजान का पल्लू मुंह में दबाए दांत निकालता दाएं बाएं जानिब चेहरा किए बोला। इसकी हरकत पर वो सब मुस्कुरा दिया। तभी अली बीजान की गोद में सरक कर लेट गया और बीजान के हाथ में लटकी तस्बीह के दाने गिनने लगा। वैसे मैं बहुत खुश हूँ खान साहब। बीजान अली को देखकर अयूब खान से बोली, शुक्र है आज हमारी बेगम भी खुश है। अयूब खान ने नज़रों के हिसार में लिया खफीफ सा तंज किया। तो और क्या, अब हमारे घर में भी रौनक लग जाएगी। एक तरफ शम्स की दुल्हन तो दूसरी तरफ अली की दुल्हन। बीजान खुशी से चूर लहजे में बोली, ठीक है बेगम, शम्स से मशवरा करके चलते हैं बच्ची के घर। अयूब खान ने भी खुशकुन लहजे में जवाब दिया, खावर देख रहे हो? अली ने खावर को जतलाने वाले अंदाज में देखा, गोया बताना चाहता हो कि वो भी शादी करने वाला है। नहीं जी, खावर मुँह दुबाना सा बोला। सुन तो रहे हो? अली ने दांत पीसते कहा। जी छोटे साहब। जाओ फिर मिठाई ले आओ, तुम्हारा छोटा साहब भी शादी का लड्डू खाने वाला है। जी साहब। ऐसा साहब जी, अभी वक्त है, सोच लें, ये लड्डू बाद में बहुत परेशान करता है। खावर हंसी दबाए बोला, तो तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं निगलना और हजम करना जानता हूँ, तुम्हारी तरह गले में फंसाए नहीं रखूंगा। अली ने घूरा कि वो सब इसकी बात पर मुस्कुरा दिया, जबकि खावर गड़बड़ा सा गया और मुलाजमा को मिठाई ले आने का कहा। वैसे कब करे हो शादी? अली ने तेवरी चढ़ाए दरियाफ्त किया। पहले आप लड्डू खा लें जी, बाद में मुझे भी निगलने का हौसला आ जाएगा। खावर मुबहिम सा मुस्कुरा कर बोला, फिर तो आ ही जाएगा, तुम्हें देखना, मैं तुम्हें सारा सबक पढ़ाऊंगा कि कैसे लड्डू को खाते और हजम करते। इससे पहले कि वो मजीद गौरफयानी करता, बीजान की तरफ रसीद करने पर इसकी ज़बान को ब्रेक लगी, जबकि खावर सर झुकाए हंसी रोकने के चक्रों में था। बेगम मुझे कमरे में ले चलो। अयूब खान की थकी से आवाज़ है, आप बेगम से ज़्यादा फ्रैंक ना हो, मैं ले जाता हूँ। अली ने टाकरा लगाया, रहने दो, अब मुझे मेरी बीवी के साथ जाना है। अयूब खान ने घूरा। हाँ, इस उम्र में फ्लर्ट करते हुए आपको शर्म नहीं आती दादा जान? अली के हाथ नचान कर कहने पर वो बेचारे गड़बड़ा सके। खावर शम से बोलो, इसका भाई हमें फिर से बीमार करने पर तुला है। अयूब खान अली के लिए सजा सुनाकर अपने कमरे में चले गए, जबकि बीजान भी मुस्कुराती हुई इनके पीछे हो ली। खबरदार, जो लाला को फ़ोन किया तो काम करने दो इनको, और तुम प्रैक्टिस करो लड्डू निकलने की। खावर अली को जेब से फ़ोन निकालते देख घूर कर सकता लहजे में बोला और बाहर निकल गया। तुम बड़ी खुश हो अनफी? बदल लबों पर शरारती मुस्कुराहट से जाए, दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले बड़े आराम से धीमी चाल चलता इसके कमरे में दाखिल हुआ, क्योंकि इस वक्त हवेली के नकम्मे बच्चे सवाए महादर अरसलान खान के सब अनफाल के कमरे में महफिल जमाए कैरम बोर्ड की परखच्चे उड़ाने पर तुले हुए थे। आप निकलो मेरे कमरे से बदर भाई। अनफाल जो अपने बेड पर बैठी पढ़ने में मसरूफ थी, उसको आते देख तड़क कर बोली, जबकि बाकी सब बेड से थोड़ा दूर कमरे के वस्त में महरून कारपेट पर गाँव तकिए और सेटिंग कुशन रखे, दरमियान में एक छोटी टेबल पर अपना गेम रखे, इसके गिर्द गोल दायरे की शक्ल में बैठे थे साबे मामूल कोक, लेस, पॉपकॉर्न रखे और मजीद 2-4 बेकरी आइटम्स के लजुमात ट्रे में सजे पड़े थे, जिन्हें सब वक्फे से खाते साथ ही गेम खेल रहे थे। इस गेम के बाद इनका इरादा हॉरर मूवी देखने का था, जिसकी पेश नज़र अनफाल इमरा के भेजे गए PDF नोट्स को देखती किताब पर अहम सवालों के निशान लगाकर जल्द से जल्द फारिग होने के पर तोड़ रही थी कि रात में वो आराम से पढ़ाई करेगी। अभी इन मौजूदगी में अहम सवालात तलाश कर सके, यही गनीमत थी। माहत के जाते अनफाल कुकिंग से फारिग होकर अपने कमरे में चली आई थी और कल से वो अपने कमरे में ही थी। इसके कमरे में जाते ही बाकी सब ने भी दावा बोल दिया था और रात देर तक खूब हल्ला गुल्ला मचाया था, और अब वो सब अपने अपने जुम्मे ज़रूरी काम निपटा कर सब इसके कमरे में चले आए थे और पिछले 2 घंटे से वो सब गेम खेलने में मसरूफ़ थे। जब बदर भी अरसलान खान का दिया काम, जो कि बागात का दौरा करना और फसल के मतलब था, कि वो अपने मुलाजमों के साथ खुबानी, आड़ू और सेब के बागात का जायज़ा लेकर माली और मजदूरों से बातचीत करके इनकी फसल तैयारी पर मालूमात वसूल करके अपने मुलाजिम को निगरान बनाकर वो अपने ट्रक ड्राइवरों से मीटिंग करता इनकी सुना कर थका मांदा आया था। लाउंज में खामोशी पाकर वो अपने कमरे में फ्रेश होकर अनफाल के कमरे की जानिब बढ़ा, जहाँ से हल्का हल्का शोर और टहकों की आवाज़ें आ रही थी। अरे क्यों, मैंने क्या किया? और देखो ये अब तुम्हारा कमरा नहीं है, इसलिए मुझे निकाल नहीं सकती। बदर इसकी सुने बगैर धड़ल्ले से इसके कमरे में बड़े सोफे पर ढेसा गया। बाकी सब इसको देख कर रह के, ये मेरा कमरा है और रहेगा। अनफाल तड़क कर बोली, तुम अब पराई हो चुकी हो लड़की, और तुम्हारे शोहर का कमरा तुम्हारा है, इसलिए फटाफट ससुराल पहुंचो। बदर लेस खाता और कोल्ड ड्रिंक के सिप लेता बेनियाजी से बोला, जब ससुराल ही यहाँ पहुंच जाए तो मेरी वहाँ जाने की क्या तुक? अनफाल ने घूरा।
देवर और भाई हूँ, जबकि मोरे और बाबा तो वही हैं, इसलिए वापस जाओ वरना मैं अभी महाद भाई को बताऊंगा। बदर ने सुलगाया। नहीं डरती मैं आपके महाद जलाद से। अब कमरे में आने के लिए मुझे इनकी इजाज़त दरकार होगी। भाई के जाते ही तुम खुशी से जश्न मना रही हो। बदर ने सज्जल अजमात की जानिब इशारा किया, जबकि इनफाल मुँह खोले धोने लगी। इस जश्न में आप भी बराबर के शरीक हैं। बस भी करो बदर, क्यों बच्ची के पीछे पड़ गए हो? तुम्हारा भाई क्या कम है? जरीन ने घूरा। कम तो मैं भी नहीं हूँ, बस मौका नहीं मिल रहा। बदर इसकी जानिब चुपकर मायनी के सरगोशी में बोला कि जरीन घूर कर आ गई। अपनी चलाई जा रहा है, मेरी चल जाए किसी तरह। छोरे बुड्ढे, जरीन बड़बड़ाई। एक खबरदार, जो मेरे भाई को बुढ़ा बोला तो। फलक गेम छोड़कर फौरन मैदान में कूदी। से सदमा ही तो लगा था अपने मोस्ट स्टाइलिश पर्सनैलिटी भाई के लिए। ये लफ्ज़ सुनकर इसकी तेज़ तरारी पर समेत वक्त देख कर रह गया। अभी नहीं है पर होना तो है ना, इसलिए मेरी जानिब से एडवांस। जरीन शाने झुका कर बोली। फलक चंदा, तुम्हारी भाभी को मैं इससे पहले कि वो कुछ कहता अपनी जानिब दो हट्टे कट्टे सालों की कटेली नजरें खुद पर जमी देखकर पैंतरा बदला। तुम्हारी भाभी को कभी बुढ़ा नहीं लगूंगा। बदर मुंह बिगाड़ता इन दोनों को देखकर बोला कि बेसाख्ता सबके चेहरे पर मुस्कुराहट तर आई। अब आए ना लाइन पे, जिधर मौका मिलता अपने मसनूई नादीदा असर ख्वाब की पर लगे भाई का डरावा देते। इस बार तो आपको बख्श रही हूँ, अगली बार आपकी फक्त रूह रह जाएगी जो हवेली में मंडलाती फिरेगी, क्योंकि आपको मैं मार मार कर आपके भाई की ऑफिस फेंकाऊंगी। फिर करते रहना लाइव कवरेज। जबकि बदर को जोर का उच्छू लगा था इसके ख्यालात जानकर। भाभी, रुशानी को तो सदमा लगा था अपने भाइयों की तस्वर में बनती दुर्गत देखकर। क्या भाभी? रूशी आपी, आप मुझे बागर बिल्ले के हवाले से मत पुकारा करें। अनफाल झुंझलाई। अब तुम इनकी हो तो हवाला भी इनका ही होगा ना। जमा होगे चमचे चमचियाँ। अनफाल बड़बड़ाई। नहीं अन्नू जान, मैं और मेरे भाई हरगिज चमचे नहीं। जरीन अपने भाइयों की मौजूदगी में शेरनी बनी अपना दामन बचाने लगी। तुम तो पतीली हो और तुम्हारे भाई पूरी देगे हैं। बदर को जरीन का इन पर मलबा डालकर बरेल जमा होना मसनूई हैरत के समंदर में डाल गया था। देख रही हो अपने लंबूतरे मुंह के जैसे भाई की शक्ल को, पता नहीं ऐसे मन के जैसे। कहीं से लगता नहीं कि महाद अरसलान खान का भाई है। समीत बदर को घूर कर फलक से बोला। ओए मेरी बहन से क्या कह रही हो? मर्द हो तो मर्द से बोलो। जब बदर ने ललकारा, तेरे मर्द की तो ऐसी की तैसी। वो इसको झपटा। इससे पहले ही बदर ने फुल स्पीड से दौड़ लगाई, जबकि अनफाल और अफनान इनको नजरअंदाज करते अपनी गेम स्टार्ट कर चुके थे। शम्स अपने आदमियों के साथ अपनी गाड़ी में जलसे की मुंतखब करदा जगह की जानिब रवां दवा था, जहाँ इसके सारे हलीफ जमा थे और शम्स का इंतजार कर रहे थे कि जलसे में मरकजी किरदार इसी का होना था। वो मोबाइल पर महवे गुफ्तगू मर्सिडीज़ की पिछली नशिस्त पर आरामदायक हालत में बैठा था। खावर के साथ ना होने की वजह से ड्राइवर और इसका गार्ड चुकन्ना अगली सीट पर बड़ा जमान था। रोड पर रोड पर 8-9 गाड़ियों का मबीना था। ये तेरी पता नहीं क्यों लिखा है दरमियान में। शम्स खान की ब्लैक मर्सिडीज थी। अचानक से गाड़ी ने झटका लगाकर ब्रेक लगाई कि टायरों की चिड़चिड़ाहट का शोर फिजा में गूंज उठा। गोया नहायत कम फासले पर गाड़ियाँ कंट्रोल करने की खातर ब्रेक लगाई गई थी कि झटके से शोर के साथ तमाम गाड़ियाँ रुकती चली गई। शम्स के वजीह चेहरे पर गजब के तासरात उभरे थे। वो शोलाबार निगाहों से अपने आगे रुकी गाड़ियों को घूरा था कि इसे जल्द अज जल्द पहुंचना था। इससे पहले कि वो पूछता, अगली गाड़ियों से बावर्दी गार्ड उतरकर पीछे को भागे और इसकी गाड़ी के चारों तरफ फैल के, जबकि पिछली गाड़ियों से भी गार्ड उतरकर ग्रंथा में चुकन्ना नजर आए। तभी एक ने शम्स के साइड वाला शीशा बजाया तो शम्स ने बगैर देर किए बटन प्रेस करके विंडो ग्लास और नीचे क्या रुके क्यों हो? शम्स ने आबरू चुकाए भारी लहजे में इस्तफसार किया। तब इसके कानों में भी आवाज़ें गूंजने लगी जो कि गाड़ी के बंद शीशों के बायस अंदर आने से महरूम थी। साहब आगे धरना है जी, रोड ब्लॉक करके बैठे हैं, किसी सूरत हटने का नाम नहीं ले रहे। किसके कारकुन है? शम्स ने तेवरी चढ़ाई और गंभीर लहजे में दरियाफ्त किया। मुखालिफ के जी। वो अदब से बोला। ये सुनकर शम्स का चेहरा यकसक सुरख पड़ा था। गुस्से में ये महाद से भी ज़्यादा तेज था। बस एक वजह थी कि वो अपना गुस्सा एक्सपोज करने में सेकंड नहीं लगाता था और शम्स इस गुस्से को इस वक्त तक दबाए रहता था जब तक वो मुखालिफ को इसके अंजाम तक ना पहुँचा देता। तब तक इसके चेहरे पर छाई सर्दमहरी और वहशत रक्सा रहती और मुनासिब वक्त देकर वो अपने दुश्मन पर कारी जरब लगाकर इसको ऐसी ठेस पहुंचाता कि वो बुलबुला उठते। तभी तो जितने इसके हलीफ थे इससे ज़्यादा हरीफ थे, तो जो खुद को सामने ना आते पर ऐसे ऊँचे हथकंडे बरोए का लाकर इसकी राह में रुकावट बनने की सरधड़ की बाजी लगाते कि शम्स खान वो पहला था जो टंके की चोट पर इस इलाके का और इसके मुजाफात में अपनी बहादुरी और खरेपन की वजह से लिस्ट में अव्वल था। और इसको मुसलसल मिलने वाली तरक्की और इलेक्शन में हासिल होने वाली कामयाबी की वजह से ज़मीन खान जैसे लोग इसके पीछे पड़े इसको इसकी जगह से हिलाने की ताबड़तोड़ कोशिश में मसरूफ़ रहते थे। साहब जी, आप बाहर में बताएं, ये दुश्मनों की चाल भी हो सकती है। शम्स को उतरते देख इसका गार्ड हड़बड़ाया। इससे बात करना ज़रूरी कि मैं फजूलियात में वक्त गंवाना नहीं चाहता।
और इनकी मंशा जाना भी अहम। शम्स ने तेज़ नज़रों से इसे घूरा और सरायत से दरवाज़ा घोल कर बाहर आया। ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस ब्राउन शाल कंधों पर डाले कफ कोहनियों तक फोल्ड किए, चौड़ी मजबूत कलाई पर वॉच बांधे, पैरों में ब्लैक खेड़ी पहने, काले घने बाल तरतीब से सेट किए, वो घनी मूंछों तले शंग्रफी लब बीच कर आंखों में नागवारियत ले मजबूत कदम उठाता इनकी जाड़ में पड़ा, जबकि इसके इर्द गिर्द गार्ड थे। जब वो बेधड़क कहर बरसाती नजरों से दराज कदोकामत से इनके सामने जा खड़ा हुआ, इसको देखकर एकदम सड़क पर पहरे बिठाए कारकुनों की ज़बान को ब्रेक लगी और वो सब स्तैशी नजरों से इसे देख रहे थे, जो तायराना निगाह सबके चेहरे पर डाल रहा था। एहतजाज करना आपका हक है, पर फिलहाल बेमायनी है और इस पर गलती यूं रोड को बंद करना है। शम्स ठहरे हुए लहजे में बोला, बेमायनी नहीं है और ना हमें आपसे पूछने की ज़रूरत है। एक आदमी बदतमीज़ी से बोला, पर मैं पूछने का हक रखता हूँ कि ये बेकार की चालबाजियाँ खेलकर मेरा वक्त बर्बाद करना ज़मीर खान जैसे नाकारा मर्द और इसका साथ देने वाले अहमकों का नहायत ही भोंडा मंसूबा है। इसलिए अगर चाहते हो कि आगे के लिए ज़मीर खान का साथ देने के काबिल हो तो फ़ौरन से जगह छोड़ो। शम्स इस आदमी की आंखों में आंखें डालकर सर्द आवाज़ में फंकारा कि इसके चेहरे पर खौफ का साया लहराया, जबकि बाकी सब सांसों के शम्स खान की दहशत से घबराए अपनी जगह से हट चुके थे। यकीनन ये वो लोग थे जिन्हें ज़मीर खान के आदमी बहला फुसला कर लाए थे। इनके हटते ही दूर पत्थर की ऊँट में छुपे बांधे शख्स के चेहरे पर मुकरुआ मुस्कुराहट नमूदार हुई। लम्हे भर की देर गुजरी थी जब शम्स के चेहरे पर दर्द के साथ नमूदार हुए। दाएं कंधे में जैसे दहकता आग का कोयला प्रविष्ट होते ही गोश्त को झुलसा गया। वही सर को जायल करता अपना भारी हाथ जख्मी बाजू पर रखता अब लब भींच गया था कि इसके गार्ड और बाकी सब जो शम्स को देख रहे थे और समझने से काशिर थे, तभी इसकी सफ़ेद बाजू से खून की लकीरें हाथ की मुट्ठी तक पहुंचती ज़मीन को रंगने लगी थी कि सब हरासा नजरों से पानी की तरह बहता खून देख रहे थे। कुछ दूर शस्त्र बांधे आदमी के चेहरे पर साया सा लहराया। निशाना गलत होने पर वो फिर से एक्शन में आया। लम्हे का खेल था जब साइलेंसर लगे ग्लॉक पिस्टल से फिर से गोली चली थी, पर अब की बार किस्मत इस शख्स की खराब थी कि शम्स जो अपनी गन निकाल कर फायर करने वाला था बिजली की तेज़ी से इसका गार्ड ज़मीर खान शम्स के आगे आता इस आदमी के सर में गोली प्रविष्ट कर चुका था, जबकि इसकी चलने वाली गोली ज़मीर खान के बाजू को छूकर गुजरी थी। फायर की आवाज़ पर भगदड़ मच चुकी थी। ज़मीर खान शम्स धाड़ा था। इसकी यह हरकत शम्स को काफ़ी नागवार गुजरी थी कि वो आंखों में सुर्खी लिए ज़मीर खान के जख्मी हाथों को देखकर शोला बरसाती नजरों से घूर रहा था। माफ़ कर दे साहब, पर मैं इसके गंदे खून से आपके हाथ रंगने नहीं दे सकता था। खावर ने मुझे ताकीद की थी और मैं इस वक्त अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। इलेक्शन सर पर है साहब और आपके मुखालिफ आपकी जानिब से होती मामूली सी होने वाली गलती पर ताक लगाए बैठे हैं। ज़मीर खान मोदबाना बोला, जबकि शम्स घूर कर रह गया। खावर का दिमाग में दुरुस्त कर लेता हूँ, फार्म हाउस की जानिब चलो। शम्स गंभीर आवाज़ में बोला, हेलो नमजानम। कौन? स्पीकर से करखत गुस्से से भरपूर आवाज़ गूंजी। आपका चाहने वाला नमजानम। निम्रा उसका नाम है तो नम नम बोली जा रहा है। कौन सा चाहने वाला? कितने कोई चाहने वाले हैं तुम्हारे? नाम बताओ, अभी इनके सर धड़ से जुदा करता हूँ। अली गुस्से से बोला, मेरा मतलब कौन चाहने वाला? ओफ, वही आपके इश्क में फना होने वाला नमजान। अली तुम हो? दूसरी जानिब से सदमे से चूर आवाज़ गूंजी। हाय सदके वारी, मेरी होने वाली बीवी ने अपने मजाजी खुदा को पहचान लिया। तुम्हें शर्म नहीं? बदतमीज़, ये क्या फजूल बोल रहे हो? निम्रा गुस्से से चढ़ दौड़ी। आए हाय, तमीज़ तो आपको देखकर भाग गई थी, अब सिर्फ बेशर्मी बची है। और बेशर्मी को कहाँ अच्छे बुरे की तमीज़? अली मज़े से तपाने लगा। तुम पागल तो नहीं होगे? तो थोड़ा थोड़ा सिर्फ तुम्हारे प्यार पे। अली मुझे तंग मत करो और शराफत से बताओ ये क्या बकवास कर रहे हो? शराफत के साथ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम नम जानम और परसों मेरी फैमिली आ रही है, सो बी रेडी मेरी दुल्हन बनने के लिए। क्या? निम्रा की चीख बेसाख्ता थी। चीखो तुम मत यार, सारी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हारी चीखें सुनने के लिए। अली ने झिड़का। ऐसा नहीं होगा। निम्रा सदमे से बोली। क्यों नहीं होगा? ज़्यादा पर पुर्जे निकाले तो परसों ही रुखसत करवाऊँगा। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, समझो। मुझे मत पढ़ाओ तुम, और घर वालों को मुझ पर छोड़ दो। मैं नहीं करना चाहती शादी। क्यों वजह? क्योंकि मुझे बहुत पढ़ना है, पहले पढ़ना है। सॉरी, फिक्र नोट साथ पढ़ेंगे, बल्कि एक दूसरे को पढ़ाएंगे अपने तरीके से। अली बोझल आवाज़ में मानी किसी से बोलकर निम्रा को सटपटाने पर मजबूर कर गया। तुम जी सिर्फ तुम्हारा नम जानम, भाड़ में जाओ। परसों आने दो, फिर साथ चलेंगे। अली निम्रा को जिच करते बोला, मैं अनफाल को बताती हूँ तुम्हारी करतूत। खुशी से बताओ, फिर आना मेरे पास है ना? अपने करतूतों पे भी नज़रसानी कर लेना। नो, निम्रा चलाई। तुम्हारी नो की ऐसी की तैसी, अगली बार ये लफ्ज़ ज़ुबान पर मत लाना। क्यों? तुमसे पूछ कर अब बोलूँ? निम्रा गुराई। हाँ, मैं चाहता तुम बस मुझे प्यार करो और कुछ मत बोलो। बेशरम लोफर व बड़बड़ाई। तुम्हारा नमजानम। चलो अभी के लिए इतना ही, बाकी तफसीली मुलाकात परसों होगी। दूसरी जानिब से सुने बगैर अली फ़ोन कट कर चुका था। रोमाना तुम यहाँ? महद ऑफिस से अपने बंगले आया था कि लाउंज में रोमाना को बैठा देखकर चौंका,
क्यों मैं नहीं आ सकती? वो एक अदा से बाल झटक कर बोली। आ सकती हो, पर इस तरह अचानक बताए बगैर। महत को इसका अकेले आना काफ़ी नागवार गुजरा था। शादाब के साथ आई हो, बोर हो रही थी, इसलिए तुम्हारे पास चली आई। तो हवेली चली जाती, वहाँ इतने लोग हैं, यहाँ भी तो बोर हुई होंगी ना। और ये शादाब कहाँ है? महत एक नज़र इसको देखकर नजरें फेरता बोला, जो चुस्त लिबास में इसके सामने खड़ी अपने हुस्न की नानाइयाँ दिखाती से जहर लग रही थी। तुम नहीं थे ना? और शादाब मीटिंग में गया है। रुमा ने एक अदा से बोलकर इसके करीब आई, जबकि महत ने लब्बीजे जो बेतकल्फी से इसके कोर से नादीदा मिट्टी झाड़ रही थी। तुम इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पीछे पीछे चली आओ। वो इसके हाथ झटकर सर्द आवाज़ में बोला, जिसकी हरकतें आज काफ़ी अजीब लग रही थी। महत, मैं वाकई तुम्हारे पीछे आऊँगी, क्योंकि वो इसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी, क्योंकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो कुछ कहते कहते रुक गई। महत ने खूंखार नजरों से घूरा, जो तुम चाहती हो वैसा मुमकिन नहीं, बेहतर है कि खुद पर लगाम डालो। तुम मेरी दोस्त हो, सिर्फ दोस्त और कजिन, ये ना हो कि इस रिश्ते से भी महरूम हो जाओ। महत गंभीर आवाज़ में बोला कि बैक वक्त रुमाना के चेहरे पर दुख, तकलीफ, गुस्से और नफरत के सार उभरे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ महत। वो इसके पास आती बोली, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझसे मोहब्बत करो, जबकि तुम जानती थी कि मेरा निकाह हो चुका है, फिर क्यों खुद को इस रास्ते पर धकेला? वो इसको खुद से दूर झटक कर फंकारा, क्योंकि इस रास्ते की मंजिल मैं जानती थी, और वो है तुम्हारा साथ। मैं बचपन से तुमसे मोहब्बत करती आई हूँ महत। वो चीखती आपे से बाहर हुई थी। अभी भी वक्त है, खुद को बेमोल ना करो। मैं ना तुम्हारा था ना कभी हूँगा। महत ने दो टोक लहजे में बात समेटी। क्या तुम इस बेगैरत लड़की से मोहब्बत करते हो? महत का इनकार रुमाना के तन मन में शोले भड़का गया था। माइंड योर लैंग्वेज। मेरी बीवी के बारे में कोई बकवास की तो जुबान गद्दी से खींच लूंगा। महत धारणा था कि इसकी धार पर एक पल को काम करते मुलाजिम भी खौफ से कपकपा उठे थे। बोलूंगी मैं, क्योंकि इसने मुझसे तुम्हें छीना है। वो आवारा बच्चलन माँ की नाजायज औलाद अपनी माँ की तरह अदाएं दिखाकर तुम्हें लुभा कर वो खुद को क्या समझती है कि? रुमाना जुनूनी अंदाज में फटी आवाज़ में चीखती मजीद कोई बकवास करती कि एकदम महत का भारी हाथ उठा था। इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा ही हुआ कि इसे थप्पड़ पड़ा। कितनी घटिया अल्फाज बोल रही थी। चटाक चटाक मैं दो पड़ गए, यही एक मार देते की आवाज़ के साथ इसकी ज़बान को ब्रेक लगी और लाउंज में एकदम सुकून छा गया। महत के भारी हाथ के थप्पड़ इसके चेहरे के दाएं बाएं पड़ते इसकी बोलती बंद करवा गए थे। इससे पहले कि तुम्हारी ज़बान के टुकड़े कर दूं, दफ़ा हो जो यहाँ से। महत गुस्से से फूलती सांसों के माबीन धारणा था कि रुमाना डरकर 4 कदम पीछे हुई थी। निकलो यहाँ से, तुम इंतहा की घटिया निकलोगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था, भूल कर भी मेरी बीवी के बारे में बकवास की तो तुम्हें जिंदा कब्र में दफना दूंगा। महत लाल अंगारा आंखों से इसको देखता लहजे में चट्टानों की शक्ति समोए बोला, शायद आपके आने तक मैं तुम्हारा वजूद बर्दाश्त कर लेता हूँ, इसके आते ही यहाँ से निकल जाना। बहुत अलमकान लहजों को खुश्क करता रखता बोला और इसके साकित वजूद पर कहर बरसाती नजर डालकर जीने चट्टा अपने कमरे की जाने बढ़ा। इसने कमरे में कदम रखे ही था कि मैसेज टून ने तवज्जो खींची। महत ने इग्नोर किया, पर दूसरी बार फिर से बजी तो इंटरकॉम पर मुलाजिम को फोन पानी ले आने का कहकर सोफे पर बैठा और फ़ोन निकाल कर मैसेज चेक करने लगा। जैसी नज़र सामने नजर आती तस्वीर पर पड़ी, महत का दिमाग जो पहले खोल रहा था मजीद इन तस्वीरों ने जिस्म में आग सी भरती थी। जो चेहरा खतरनाक हद तक सुरख पड़ गया था, माथे की रगत तन गई थी। वह ज़बरदस्त से सारी तस्वीरें देख रहा था जहाँ फाल दुपट्टे से बेयास लापरवाह अंदाज में बेड पर सोई हुई थी। बाल तकिए पर बिखरे थे, शर्ट बेतरतीब थी। वो खुद से बेगाना नींद के मजे लूट रही थी, पर यहाँ किसी के दिलो दिमाग में इसका लापरवाह होकर सोना वजूद में गारे भर गया था। महत के दिल मामूल से बढ़कर धड़क रहा था, आंखों में लम्हा व लम्हा सुर्खी उतर रही थी। बहुत प्यारी लग रही है, दिल करता है अपनी बाहों में भर लूं और ये इसी तरह टूट कर मेरी बाहों में बिखरे। पर हमारे बीच का कांटा तुम हो, निकल गए तो ठीक, वरना तुम्हारी नाक के नीचे से चुरा कर ले जाऊंगा। मैसेज पढ़कर माँ के अंदर झकड़ चलने लगे थे। दिल में वहशत बरपा हुई थी। वो पसंद कर देने वाली निगाहों से इस मैसेज को देख रहा था। मेरा शक तो किसी पर जा रहा है। आप बताएं, आप लोगों का शक किस पर जा रहा है? मतलब लाइक होता है ना कि किसी पर शक हो के ये कर सकता है वो कर सकता है। वैसे तो ये नावल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी बताएं तो सही कि आपको किस पे लग रहा है। आप बताएंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं बता नहीं सकती, ये ना हो कि आप स्पॉइलर हो जाए, इसलिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मुलाजिम पानी का ग्लास टेबल पर रख कर चला गया, जबकि महत सपाट नज़रों से स्क्रीन को देख रहा था। इस वक्त इसके अंदर तूफान बरपा था। इसने डायल पैड पर नंबर मिलाया, 1 बार 2 बार 3 बार। मिलाने पर दूसरी जानिब नंबर बन जा रहा था और महत की ज़बत का पैमाना छलकने को बेताब था। जब इसने रुशाने का नंबर डायल किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? दूसरी जानिब से रुशाने की चहकती आवाज़ है, गुड़िया नफाल कहाँ है? महत ने भारी लहजे में पूछा। ओहो, याद आ रही है क्या? रुशाने ने आंखें मटकाई। रुशाने महत की तनबिया पर एकदम संजीदा हुई। भाभी तो अपने कमरे में है। रुशाने महत की तो
तो बस अनफाल को भाभी कहती थी कि महद बड़ा था, इस नाते अनफाल की इज्जत इन पर बजा थी। घर में कोई आया है क्या? वो चाहने के बावजूद अपने लहजे को सख्त होने से बाज नहीं रख पाया था। नहीं तो भाई कोई नहीं आया। गुड़िया याद करो कोई आया हो? महद ने पूछा। नहीं भाई। अच्छा अनफाल से बात करवाओ। जी अभी जाकर करवाती हूँ। और तुम ठीक हो? महद ने रुशाने का पूछा। जी हाँ भाई मैं ठीक, और भाभी तो एक्स्ट्रा ठीक है। रुशाने ने अनफाल की चंचल तबीयत का भी बता डाला। इसने तो होना ही था, मैं जो नहीं। महद हनूस लहजा बरकरार रखे बोला। भाई भाभी तो सो रही हैं। रुशाने अनफाल के कमरे में आकर इसे नींद में देखकर बोली। महद ने सुनकर मुठियां भींची। जगा दो, महद ने करखत आवाज में कहा। अनफाल उठो उठो भी, क्या हुआ? अनफाल ने मंदी मंदी आंखें खोलकर सर पर खड़ी रुशाने को देखकर पूछा। ये लो बात करो, कौन है? अनफाल ने हैरानगी से पूछा। खुद पूछ लो। रुशान ने इसे फ़ोन पकड़ा कर कमरे से निकल गई। हेलो। वो फ़ोन कान से लगाया तकिए पर सर कर आंखें बंद किए बोली। कहाँ थे तुम? महद की गुस्से से भरपूर गुर्राहट स्पीकर में गूंजी कि अनफाल ने एकदम झिरझिरी सी लेकर फ़ोन कान से थोड़ा दूर हटाया और मुंह के जाविये बनाने लगी। क्यों? इसने लेटे लेटे ही जवाब दिया, गोया महद को जलती भट्टी के नजर किया। बकवास मत करो, जो पूछा है इसका जवाब दो। क्या थी? कहाँ थी तुम? फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? महद का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। गुस्से की शिद्दत से आंखें सुर्ख अंगारा हो गई थी। माथे पर बेशुमार बल पड़ गए थे, जबकि गर्दन की रगें तनकर उभर आई थी। इसकी धौंस से भरे इस्तफामिया लहजे पर वो फुर्ती से उठ बैठी। अनफाल सांस रोके इसकी मौजूदगी को इमेजिन कर रही थी। गोया सामने ही वो शोला ज्वाला बना शररबार निगाहों से इसको घूर रहा है वो, और झिपट कर इसकी गर्दन अपनी मजबूत आनी शिकंजे में दबोच ली थी। बेसाख्ता अनफाल ने अपना हाथ गर्दन पर रखकर गहरा घूंट पड़ा और सर झटक कर इस खौफनाक तस्वीरी ख्याल को बखाया। मेरे ख्वाब बाद में सजाना, पहले जवाब दो डैमिट। अनफाल की जानिब से खामोशी पाकर वो धाड़ उठा। क्या जवाब? थ्रेटमैन? अनफाल डर से बेरबत होती सांसों के माबीन कपकपाती आवाज़ में बोली। अनफाल मेरा जबत मत आजमाओ, पहले ही तुम्हारी गलती नाकाबिले माफ़ी है। मजीद खुद को मुझसे मत उलझाओ। महद ठहरे हुए सख्त बर्फीले लहजे में बोला। किसकी बात में पोशीदा धमकी पर अनफाल का सांस सीने में उलझा। वो बंद है, बैटरी लो थी, और मैं अपने कमरे में हूँ। अनफाल ने मजीद कोई सवाल किए। इसके सवाल का जवाब बड़ी शराफत से दिया था कि मुबादा फिर से ना भड़क उठे। तो चार्ज मैंने आकर कर देना था सिलीगल। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। फ़ौरन निकलो इस कमरे से और हमारे कमरे में जाओ, और अगर मेरी इजाज़त के बगैर इस रूम में आई तो हड्डियाँ तोड़ दूंगा तुम्हारी। वो भारी आवाज़ में हुक्म सादर करता बाकायदा आने वाले हालात से आगाह करने लगा। मुझे नहीं जाना, वो आपका कमरा है, मुझे मेरे रूम में रहना है। अनफाल ने बगैर इसकी धमकी का असर दिए इनकार किया था, क्योंकि इस रूम में जाती इसका सांस बंद होने लगता था। ऐसा महसूस होता जैसे वो हर पल इसकी दहकती नज़रों के हिसार में हो। फ़ौरन उठो, फजूल गोई सुनने के मूड में नहीं हूँ। पर मुझे तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? मैं इधर बकवास कर रहा हूँ, चाहे लड़की बददिमाग लड़की उठो वरना इधर ही दफना दूंगा। बस की बात पूरी होने से पहले ही धारा था और साथ ही पास पड़ा ग्लास पूरी कुव्वत से दीवार में दे मारा। मुतसवीर देखकर पहले ही आपे से बाहर हो रहा था और अब अनफाल के तनमी से इसका खून खोल उठा था, जिसकी बात हवा में उड़ाती भैंस पर तुली हुई थी। इसकी धाड़ और किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ पर अनफाल उछल कर बैठ से उठ खड़ी हुई। उठ गई अनफाल हल्की आवाज़ में मिनमाए। इसका दिल खौफ से धक धक कर रहा था। पहले ही उठ जाती। महद की धाड़ से इसके वजूद में फ्रेरी सी दौड़ गई थी। कमरे में पहुंचो और अपना फ़ोन चार्ज करके मुझसे बात करो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। महद रिश्तगी से बोला। वहाँ क्यों? अनफाल हैरत से कंग होती बोली। मेरे सामने ज़ुबान मत चलाया करो, कितनी बार कहा है तुम्हें अपनी जान प्यारी है कि नहीं? वो बिफरा शेर बना यहाँ वहाँ चक्कर काटता फंकारा। आप आकर क्यों मुझ पर शाउट करते हैं? और मैं पहले भी तो अपने कमरे में ही रहती थी, तो अब क्या कबाहत है जो आप इस कदर तूफान बर्पा कर रहे हैं? जवाबन अनफाल भी गुरा उठी। आखिर कब तक इसकी डांट फटकार और अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करती? तुम मेरे हाथों मरोगी। इससे पहले कि महद अपना जुमला मुकम्मल करता अनफाल आग बुला होती काल कट कर चुकी थी। डैमिट। महद फ़ोन को खूंखार नजरों से घूर कर गिरजा जैसे हाथ में फ़ोन ही अनफाल हो। महद के धुतकार पर इसके अंदर छनाक से कुछ छूटा था। वो फटी फटी निगाहों से इसे खुद से दूर जाता देख रही थी। इस लम्हे इसको अपने वजूद से जान निकलती महसूस हो रही थी। सिर्फ कुछ देर की बात थी। कुछ देर बाद वो खुद को नॉर्मल कर चुकी थी और नफरत भरी निगाह इसके बंद कमरे पर डालकर शराब का इंतजार किए बगैर वहां से निकल गई थी। पहले तुम मेरी मोहब्बत थी, मोहब्बत अब सिद्ध बन चुके हो। महद अरसलान खान, तुम्हारा ये गुरूर ना तोड़ा तो मेरा नाम रुमाना नहीं। तुम खुद आओगे मेरे पास, तुम्हें मैं इतना मजबूर और बेबस कर दूंगी, ये मेरा वादा है। वो नीची आवाज़ में अपनी तई घुराई थी और एक आखिरी शोला बरसाती नज़र डालकर गेट पार कर गई थी। ये तुम क्या कह रहे हो कमीनों? आई थिंक वो बच कैसे गया? मुफ्त खोरो हराम की रोटियां तोड़ने पर तुले हो। अगर वो मर गया था तो दूसरा गोली चला देता। ऐसी कोई तोप चीज़ नहीं था वो जो दुम दबाकर भाग आए हो। एक ही बार मिटा डालते। और वो सरफिरा लड़का न जाने क्या करेगा। ज़मीन खान अपने आदमी पर चिल्ला रहा था। इसके साथ गार्ड थे। एक आदमी सर झुकाए बोला, वो तो हर वक्त होते हैं, और तुम लोगों को किस लिए इतनी रकम दी थी? ज़मीन खान चंगाड़ा था। सारा खेल खत्म होता महसूस हुआ। इसे अपनी मौत करीब नजर आती मैं लग गई थी।
ले जाओ इनको और मार मार कर चमड़ी उधेड़ दो इनकी, और पैसे भी वापस ले लो इनके। ज़मीन खान खुद से कहता मर्दान खाने की जानिब बढ़ गया। कहाँ हो? हशमत की आवाज़ गूंजी। मैं तो ऑफिस हूँ यार, तुम्हारे सर फिरे बाप ने फिर से पंगा ले लिया है। जब बना किया था कि हम संभाल लेंगे, पर पता नहीं क्यों जल्दी मचा रहा है। फ़ोन उठा वरना इधर ही ना पहुँच जाए। हशमत ने पैगाम पहुँचाया। ठीक है, फिरोज़ ने बेजारी से जवाब दिया। आ रहे हो ना? हशमत ने सवाल दागा। अगर शराब के साथ शुबाब का इंतज़ाम रखो तो ज़रूर। फिरोज़ शेरदानी मुस्कुराहट से बोला, बड़े ही कोई कमीने हो। चल आजा, सारे इंतजाम तेरी मंशा के मुताबिक होंगे। वैसे भी 2 दिनों तक मैं पाकिस्तान अपनी महबूबा से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, इससे पहले कुछ दिल बहला लिया जाए। सही कह रहे हो, क्योंकि वो तो तुझे घास तक नहीं डालेगी। कहाँ तुम बुढ़े और कहाँ वो 19 साल लड़की। फिरोज़ ने हंसी दबाते कहा, बत भूल, तू भी इसके साथ वक्त गुजारने पर बेचैन है, और वैसे भी खुद से तो वो कभी नहीं आएगी। टेढ़ा तरीका अपनाना पड़ेगा। साली है इतनी प्यारी कि देखकर अंदर आग सी भड़क उठती है, इसलिए सब्र नहीं रहा। जल्द से जल्द इसे अपनी पनाहों में चाहता हूँ। हशमत बेहूदगी से बोला। वाकई बेहूदा कमबख्त, मर जाओ तुम गधे कहीं के। हाँ, क्या तो ठीक रहे, एक हसीन दूसरा कम उम्र। ओफ, क्या मत है। को बता। अस्तगफिरुल्लाह। फिरोज़ लचाई अंदाज में बोला। मज़ीद 2-4 बातों के बाद कॉल कट करती। वैसे लड़कियां जितनी मर्जी बोल्ड हो जाएं, मतलब लाइक जो ऐसी लड़कियां होती हैं ना, मतलब ऐसी नहीं, मतलब सारी लड़कियां जितनी मर्जी बोल्ड हो जाएं, लेकिन लड़के बेशर्म होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मासी 4 कनाल अराजी पर बनी खान हवेली अफरीदी पठान की शान इसकी हैसियत और मर्तबे का मुँह बोलता सबूत थी। सफ़ेदो ग्रे रंग से मजीन बाहर के मुल्क से आए कीमती पत्थरों से सजी जिन मनी मुख्तलिफ रंग भरे थे, जिनमें आई थिंक, और आंखों को खेरा कर देने वाले तराश खराश को नक्शा नगार बने थे। इंतहा के खूबसूरत चकोर डिज़ाइन की बनी यह हवेली देखने वाले को मबहूत कर देती थी। रोशन खान की ये हवेली दूर दूर तक मशहूर थी। वजह इसका यूनिक डिज़ाइन था, जो कि वहाँ आए सियाहों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश रखती थी। रोशन खान के 3 बेटे थे। इसने हवेली को इस तर्ज अमल से तमीर करवाया था कि इसके बेटों की आने वाली नस्लें भी यहाँ राज कर सकती थी। रोशन खान के 3 बेटे थे, दिलावर खान, अयूब खान और यामीन खान। इस मुताबिक हवेली के अंदर 3 पोर्शन बनाए गए थे। तीनों बेटों की शादी के बाद इनको इनका पोर्शन दे दिए गए थे। कुछ अर्सा साथ रहने के बाद यामीन खान ने अपनी ही बीवी के कहने पर लाइदगी इख्तियार करने का फैसला किया, और फिर वो अपना हिस्सा लेकर हवेली से चला गया। जबकि इसको हिस्सा देने के बाद रोशन खान ने हवेली अपने दोनों बेटों दिलावर और अयूब खान के नाम कर दी थी। इस हवेली को 2 पोर्शन में तकसीम किया हुआ था। एक हिस्सा दिलावर खान के पास था और दूसरा अयूब खान के पास था। माँ बाप की वफात के बाद वो दोनों भाई एक साथ इस हवेली में रहते थे। इसमें बहुत प्यार और इत्तेफाक था, जबकि महीने में यामीन खान भी 2-3 चक्कर लगा लिया करता था। तीनों भाइयों में बहुत मोहब्बत थी। इस वक्त दिलावर खान के 3 बेटे और 1 बेटी थी, जबकि अयूब खान की 2 बेटियां और 1 बेटा था, और यामीन खान के 2 बेटे थे। हमारी हिदायत पे अमल करके आप लोगों ने क्या करना है आपको पता है ना। अपनी इतनी लंबी चौड़ी दुश्मनी में नहीं पड़ना है। बस जो दुश्मन है उनका नाम याद रखना है, जो हीरो उनका नाम याद रखना है, बाकी आगे पीछे करके देख ही लेंगे। हवेली से निकलकर पहली बीवी की जली कटी बातों, पसंदीदा हरकत की वजह से, जिनकी वजह से इसने यामीन को हवेली से निकलने पर मजबूर किया था, कि आज आकर यामीन खान ने दूसरी शादी कर ली थी। एक बेटा पहली बीवी से और दूसरा इसकी पसंद की बीवी से था। शदीद मसरूफियात के बायस यामीन खान का हवेली आना नहायत कम हो चुका था। इसके बच्चे एक साथ परवान चढ़ रहे थे। वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजर गया था। तीनों भाइयों की औलादें जवान हो चुकी थी, और माजी में किए फैसले को अमली जामा पहनाने का वक्त आन पहुंचा था। दिलावर खान और मनान खान की शादी शुमाइला और इरम से हुई थी, जबकि सादिया जो ज़िबा को पसंद करती थी पर ज़बी को पसंद करती थी, पर ज़बी के अचानक शादी करके बीवी घर लाने पर सादिया के सामने हिफ़्फ़त और कलीम छा गए थे, क्योंकि सब अच्छी तरह जानते थे कि सादिया ज़बी को पसंद करती थी। जिस दिन अरसलान और मनान की शादी थी, इसी दिन ज़बी पलवशा से शादी करके हवेली ले आया था। अच्छा मेरी बात सुने, ये सब पहले इकट्ठे थे, ठीक है, यामीन और दिलावर, अयूब, फिर इनके आगे बेटे हैं ये अरसलान वगैरह लोग, ठीक है ना। अरसलान जो माहद का फादर है, मतलब तीसरी जनरेशन इस टाइम हीरो पे है, हीरो के तौर पे तीसरी जनरेशन दिखाई गई है। सऊदिया ने खूब हवेला मचाया था, पर इसकी मतलब मोहब्बत एक तरफा थी। इसकी हालत की पेश नज़र दिलावर खान ने इसकी शादी यामीन के बड़े बेटे दानियाल से करवाती थी। इनको ज़बी से कोई शिकायत ना थी, क्योंकि जब इसके बेटे अपनी पसंद की शादी कर सकते थे तो ज़बी को भी पूरी इजाज़त थी। जबकि तबरेज़ की शादी अयूब खान की बेटी शाइस्ता से हुई थी। तबरेज़ की शाइस्ता से बेइंतहा मोहब्बत और पॉजिटिवनेस से पूरा खानदान वाकिफ़ था। वो दोनों ही घर में रहते एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। इनकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद दिलावर खान ने दोनों की शादी करवा दी थी। अरसलान खान का 6 साला बेटा महद अरसलान खान था।
हाँ जी, तो ये जनरेशन है, ठीक है ना। आपको बहुत समझ आई कि नहीं। और इससे छोटा बदर था, फिर रुशानी और फलक थी, जबकि मनान खान की बड़ी बेटी जरीन जो कि बदर की हम उम्र थी, फिर जुड़मा समेत और अफनान थे। सादिया की बड़ी बेटी रोमाना थी और एक बेटा शादाब था, जबकि ज़बीन का एक बेटा शम्स था जो कि महद का हम उम्र था। दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे। इन दोनों में दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। महद और शम्स ने अपना एक अलग रूम किया हुआ था जहां दोनों साथ रहते थे। घर के बड़े होने की वजह से इनके लाड उठाने में मसरूफ रहते थे। शम्स और महद से छोटे बाकी बच्चे सब तकरीबन हम उम्र ही थे। बदर, जरीन, फलक, रुशाने तो दूसरी तरफ समीद और अफनान थे, जबकि रोमाना इनसे बड़ी और महद से 1 साल छोटी थी। दिलावर खान का बेटा तबरेज़ जो अपने सब कज़नों में सबसे छोटा था, 2 साल पहले इसकी शादी हुई थी और अभी तलक इसकी कोई औलाद ना थी। शाइस्ता की जान महद में बसती थी। वह सब बच्चों को ही प्यार करती थी, पर महद से लगाव ज़्यादा था और महद भी अपनी छोटी मामा का दीवाना था। शाइस्ता है अनफाल की मामा। जबकि अयूब खान जो दिलावर से छोटा था, इसकी छोटी बेटी नरमीन अभी पढ़ रही थी, तो दूसरी जानब यामीन खान का छोटा बेटा जो कि आउट ऑफ कंट्री था, इसकी शादी नरमीन से तय पाई थी। भाइयों में बड़ा होने के नाते दिलावर खान की बात पत्थर पर लकीर होती थी। इनका रौब और दबदबा ही इतना था कि किसी में भी इसकी बात के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं होती थी। अयूब खान और यामीन खान दिलावर को अपने बाप की जगह मानते थे, इसलिए दिलावर का हर हुक्म बजा लाते थे। दिलावर खान ने अपने इलाके में बाप की जगह संभाली थी और इस इलाके में सरपंच की हैसियत रखते थे। छोटा सा छोटा काम भी दिलावर खान से पूछ कर होता था। ज़बील लाला मुझे कॉलेज ड्रॉप करते हैं, नरमीन उजलत में बोली। ओके, ज़बील लड़के का नाम है, मैं अभी तक लड़की का समझ रही हूँ भाई, किधर जाऊँ मैं। नरमीन उजलत में बोली, नरमीन मुझे कहीं ज़रूरी काम से जल्दी जाना है, तुम आज ड्राइवर के साथ चली जाओ। ये दूसरी जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है। ज़बी जो जूस का गिलास लबों से लगाता बोला, ज़बी आराम से नाश्ता तो कर लें। पलवशा परेशानी से बोली। ज़बी ने तमानियत भरी मुस्कुराहट से पलवशा को देखा जो बड़े बड़े वजूद को चादर में छुपाए बैठी थी। चलो पल्लू जान, आप कहीं और हम ना माने, ये ले जी। ज़बी कुर्सी घसीट कर बैठा और गर्मा गर्म पराठे का लुकमा तोड़कर मुंह में रखा और फिर उठ खड़ा हुआ। वो अपने 6 साल बेटे को प्यार करता नरमीन को लिए बाहर की जानी, बड़ा ध्यान से जाना है और वक्त से पहले पहुंच जाना, कोई कोताही ना हो। ज़बी ड्राइवर को हदायत देता बोला। शाइस्ता शाइस्ता, तबरेज़ ने रेलिंग थामे नीचे की जानिब हल्का सा झुककर शाइस्ता को आवाज़ दी। जी जाओ जी, मियाँ जी का बुलावा आ गया है। इरम ने महद के लिए फ्राइज़ बनाती शाइस्ता को तो होका दिया, जबकि वो शर्मीली मुस्कुराहट लोगों पर सजाए फ़ौरन से बाहर निकली। आई थिंक इरम महद की मदर है। ऊपर आओ, तबरेज़ ने घूरा जो इसके ऑफिस जाने के वक्त और आने के वक्त पर काम से कमरे से भाग जाया करती थी। मैं महद के लिए फ्राइज़ बना रही हूँ। शाइस्ता ने इसके तेवर देकर वहाँ से जवाब देना मुनासिब समझा। पहले इसके चाचा को तो इसका नाश्ता करवा लो जो ज़रूरी है, और तुम अच्छी तरह जानती हो बगैर नाश्ते के मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा। तबरेज़ ने आंखें दिखाई। इनमें वाज़ा वार्निंग देकर शाइस्ता हलकतर करती अपनी कमरे की जानिब सुस्त कदम बढ़ाने लगी। ज़रा जल्दी आओ बेगम, पहले ही तुम देर करवा चुकी हो। तबरेज़ इसके छोटे छोटे कदमों पर चोट करता बोला। वो अच्छी तरह तबरेज़ का नाश्ता जानती थी, जो पल भर में अपनी शिद्दतों से शाइस्ता को बुखलाने शर्माने पर मजबूर कर दिया करता था। वह जैसी कमरे में आई, तबरेज़ लपक कर इसे बाहों में कैद करता इसको हमेशा की तरह बेबस कर चुका था, और वो भी फूली सांसों के माबेन बॉस की मनमानियाँ और चेहरे पर सरकता होंठों का लिमिट जा बजा महसूस करती खुद को इसके रहमो करम पर छोड़ चुकी थी। मैं नरमीन से शादी नहीं करूँगा बाबा, यामीन खान का छोटा बेटा जो आज ही बाहर से आया था बिगड़े तेवरों से बोला। ये तुम क्या कह रहे हो, हम ज़बान दे चुके हैं। पहले तुम्हें कोई इतराज़ नहीं था और अब इनकार कर रहे हो। यामीन खान बरहम हुए। इनका फैमिली कैलेंडर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता दें, मैं किसी रजिस्टर पर लिख के आप लोगों को पोस्ट कर दूंगी। मेरी कम्युनिटी में पोस्ट चेक कर लीजिएगा, अगर चाहें तो मैं पोस्ट करने के बाद अगली एपिसोड में लिंक भी दे दूंगी। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं केप टाउन में किसी को पसंद करता हूँ। इनका ये बेटा शुरू से ही बगावत करता बाहर के मुल्क चला गया था। दूसरी वजह इसकी माँ थी जिसे यामीन खान तलाक दे चुका था। हरगिज़ नहीं, तुम्हारी शादी नरमीन से ही होगी। मैं नहीं करूँगा इससे शादी, मुझे आपके ख़ानदान में शामिल नहीं होना जिन्होंने मेरी माँ को तलाक दिलवा दी। तुम्हारी माँ को तलाक इसके करतूतों की वजह से मिली है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। और मेरा ख़ानदान तुम्हारा ख़ानदान है, नस्ल हमेशा बाप से जानी जाती है। यामीन खान पूरे कदरे बुलंद आवाज़ में बोले। कसूर सारा आपके भाई का है और आप चाहते हैं मैं इस इंसान की बेटी से शादी कर लूं जो मेरी माँ की बर्बादी का जिम्मेदार है, जिसने मेरी माँ पर दौरे डाले रखे। जब दाल ना गली तो इसे तलाक दिलवा दी। हशमत अपने बाप पर चीखा था। ओह, ऐसी बात है। तभी यामीन खान का हाथ उठा था अपने बेटे पर, जो अपनी माँ का दिमाग में भरा जहर ज़बान से उगल रहा था। तो देखा जाए तो हशमत इनका क्या लगता है, चाचा या ऐसा कुछ लगेगा, ताया चाचा कुछ भी, मतलब लाइक इनके फादर का कज़न।
तुम्हारी घटिया माँ ने इतना गंद भर दिया है तुम्हारे दिमाग में, जबकि वो खुद पहले मेरे भाई पर डोरे डालती रही। जब इधर से नाकाम हुई तो फिर इससे खबीस ज़मीन खां से मेल जोल बढ़ाया और बेगैरती की हर हद फांग दी। किस चीज़ की कमी दी थी इस औरत को? वो तो तवाइफों से भी बदतर थी, जो हलाल मैसर होते हुए भी हराम के पीछे भागती रही। बस मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज़ भी मत बोलना। आप वो सब कुछ मुझे बता चुकी हैं कि किस तरह आपने मेरी माँ को जलील किया था, सिर्फ और सिर्फ इस औरत की खातिर। वो शमा बेगम की जानिब इशारा करता फंकारा। रही बात ज़मीन खान चचा की, तो वो मेरी माँ का कजिन है, जिससे रिश्ते को आपने गाली बना दी थी। तुम नहीं जानते तुम्हारी माँ इसकी मंग थी। ज़मीन खान एक अयाश परस्त इंसान है। जब तुम्हारे नाना ने इसके करतूत देखे तो रिश्ते से इनकार कर दिया था। तुम्हारी माँ इसके साथ भागने वाली थी कि पकड़ी गई, जिसका गवाह मैं खुद हूँ। इस रात मैं किसी काम से तुम्हारे नाना के पास गया था। तुम्हारे नाना ने मेरे सामने हाथ जोड़े थे कि मैं इसकी बेटी से शादी कर लूँ। मैंने मना कर दिया कि अगर मैं वो ज़मीन खां को पसंद करती है तो आप शादी करवा दें, पर तुम्हारे नाना नहीं माने। इनको अब भी तुम्हारी माँ की फिक्र थी। शादी के कितने साल तक तुम्हारी माँ ने मुझे शोहर तस्लीम नहीं किया था। इसे मेरे अलावा दुनिया का हर मर्द अच्छा लगता था। इसने हर वो तरीका अपनाया जिससे मुझे तकलीफ हो। इसकी शर पसंदी की वजह से मैं हवेली छोड़ने पर मजबूर हो गया। इसने मुझे मेरे भाइयों के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा था। मैंने इस औरत की हर बात मानी, बदले में वफा चाही, पर वो मेरे मुँह पर थूक गई। इसे तलाक इसकी अपने गुनाहों की वजह से मिली है। इसमें शमा का कोई कसूर नहीं। यामीन खान बटे पर चंगाड़े। आप जो कह ले अपनी मन घर पर यकीन नहीं है मुझे, और वैसे भी आपसे ज़्यादा अजीज़ मुझे ज़मीन खां चचा है, जो मुझे आपसे बेहतर समझते हैं। इसीलिए अपने भाई को चाहकर जवाब दें, क्योंकि शादी तो मैं वहाँ कभी नहीं करूँगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। वो क्या कर मुड़ा। अभी भी वक्त है। अपनी माँ की पढ़ाई पट्टियों से छुटकारा पा लो और बजाय इसके नक्शे कदम पर चलने के मेरी बात मान लो। यामीन खान से सुरख नज़रों से देखकर तनबीह करते बोले, मैं अपनी ज़िंदगी का हर फैसला लेने का हक रखता हूँ और जो मेरा दिल करेगा वो करूँगा। वो बिदू बिदू बोला, मैं तुम्हें बेहतर इंसान बनाना चाहता था, पर तुम शायद इस काबिल नहीं हो। हशमत खान, अगर तुमने वहाँ शादी ना की तो मुझसे सारे तल्लुक ख़त्म करने होंगे, क्योंकि एक शराबी और नफस पसंद इंसान को मैं हरगिज़ अपने घर में जगह नहीं दूंगा। यामीन खान ने आखिरी पत्ता फेंका। हाँ हाँ, बड़ी खबर रखते हैं। खैर, जैसा भी हूँ आपका बेटा हूँ, इसलिए बाप पर गया हूँ। गुस्ताख, बाप को गाली दे रहे हो? यामीन खान धाड़े, जबकि वो बाकी कोई बगैर कोई असलियत लंबे लंबे बेढंग बरता बाहर निकल गया। हाल जी, अनफाल ने फ़ोन कान से लगाते जहरखुंद लहजे में जी कहा। इतनी अकड़ किस लिए दिखा रही हो? दूसरी जानी पुरसुकून अंदाज में जवाब आया था। आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? अनफाल झुंझलाई हुई बोली। अभी परेशान किया है कहाँ है? कल आ रहा हूँ, फिर बताऊँगा परेशान होना कहते किसे हैं। दूसरी जानिब से सुलगाया गया, जबकि अनफाल ने एकदम घूंट भरा और इस कमरे से फरारी का सोचने लगी। खबरदार खबरदार, जो इस कमरे से निकलने का सोचा भी तो वो भी माह था, इसकी रग रग से वाकिफ था। भले ही कितना बेजारी दिखाए, नफरत का प्रचार करे, वो अनफाल के बारे में मुकम्मल खबर रखता था। इतनी कि इसके शरारती दिमाग में पनपती सोच से बाखूबी वाकिफ होता था। आपको कैसे पता? अनफाल हमनक बनी बोली। इसे छोड़ो, अब जरा हिसाब किताब की तरफ आओ। वो सर्दआवाज में बोला। कैसा हिसाब किताब? मेरा मतलब हिसाब किताब। हिसाब सॉरी, कैसा किताब हिसाब? मेरा मतलब हिसाब किताब। वो उलझी सी फौरन तस्दीक करती बोली, 2 दिन में इस घर से गया तुम अपनी मनमानियों पर बहुत उतर आई हो। मतलब? अनफाल ने फ़ोन को घूरा, गोया माहद की ये बात सख्त नापसंद गुजरी थी। मतलब ये कि जब तुम रुखसत होकर मेरे कमरे में आई हो, फिर क्यों गई इस कमरे में? माहद पुरसुकून अंदाज में बेड पर बैठा सख्त लहजा अपना इस्तफसार कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था, मुझे इधर सुकून नहीं मिल रहा था, इसलिए। अनफाल ने साफ कोई से काम लिया। वापस आकर तुम्हारे सुकून का बंदोबस्त करता हूँ। खैर ये बताओ कि तुम्हारे कमरे में कौन आया था? महद पुरसोच अंदाज में बोला। क्यों? अनफाल ने हैरत से पूछा। बताओ। महद ने इसकी क्यों को इग्नोर किया, सर्द आवाज़ में इस्तफसार किया। बदरबाई समेत अफनान, रुशान, फलक जरीन थी। किस वक्त? 3 बजे शायद, वो मिकान के अंदाज में बोली। और गए कब? 4 बजे शायद। तुम कितने बजे सोई थी? महद CID की तरह तफ्तीश कर रहा था। अनफाल को इसके बेतुके सवालों से सख्त उलझन हो रही थी, पर इसकी करखत आवाज़ में कहने पर जवाब देने पर मजबूर थी। इनके जाने के फ़ौरन बाद महद ने तस्वीरों की टाइमिंग देखी, जो 4:30 बजे थी। इनके बाद कोई कमरे में आया था क्या? अब अगला सवाल किया गया। नहीं, कोई नहीं। आप क्यों पूछ रहे हैं? अनफाल को आई थिंक दिमाग घूमता महसूस हुआ। तुम अब इसी कमरे में रहोगी, महद ने हतमी लहजे में कहकर हमेशा की तरह इसके सवाल को इग्नोर करके काल कट करती। वो अच्छी तरह जानता था कि वो जो कोई है गलती से भी इसके कमरे के आसपास आने की गलती नहीं करेगा, इसलिए अनफाल पर ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती बरती थी कि वो इस कमरे के अलावा कहीं ना रहे, क्योंकि महद के पोषण की तरफ आने की किसी को इजाज़त ना थी। अगर कोई यहाँ आ जाता तो महद की सख्त ताब का निशाना बनता था। अजीब है साइको आदमी, अनफाल बड़बड़ा कर है कि रुशान ने जो अभी खानबी के पास उठकर आई थी कि सुबह ही सुबह खानबी को न जाने किसकी कॉल आई थी कि वो बड़ी खुश मिजाजी से मुकाबल से बात करी थी। वो सुबह की ताज़ा हवा खाकर अपने कमरे में आई थी कि इसके फ़ोन की मैसेज भी बची। इतनी सुबह मैसेज शुरू पर निशाने चौंकी और हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से फ़ोन उठाकर मैसेज चेक किया।
कि खान नाम से मैसेज नोटिफिकेशन मोबाइल स्क्रीन पर चमका रहा था। एकदम से शम्स के साथ बीते लम्हे आंखों के पर्दे पर झिलमिलाने लगे कि इसकी रंगत एक सुरख पड़ी। इसने धड़कते दिल और कंधारी चेहरे पर शर्मगी मुस्कुराहट सजाए कपकपाती उंगली से स्क्रीन पर टच किया कि सामने अपना नाम लिखा देखा। रुशान ने फक्त नाम लिखा था। इसके नाम में इतनी शिद्दत और तड़प छुपी थी कि पल में रुशाने की धड़कनें मुंतशिर हुई। गोया वो सामने ही पूरे जाहो जलाल से बैठा गंभीर आवाज़ में पुकारा। वो जब तक करते दिल से अपना नाम देख रही थी कि बगैर दूसरी जानिब से देर की एक और भी बची और मैसेज खुला, ये इश्क मोहब्बत ठीक है मगर आप जान बन रही हैं। नहायत खूबसूरत अंदाज में शम्स ने दिल की बात की थी कि रुशाने ने बेसाख्ता निचला लब दांतों तले दबाकर अपनी कैफियत पर काबू पाना चाहा। रुशाने तभी एक और मैसेज आया और इतनी शिद्दत थी कि किसी ट्रांस कैसी कैफियत में मुब्तला होती वो कीबोर्ड पर उंगलियां चलाती से रिप्लाई देगी जी। इसका जी का जवाब देते ही शम्स की कॉल आने लगी। स्क्रीन पर खान कॉलिंग चमकाता देख रुशाने नर्वस हुई और लहजा पर रुक कर इसने धड़कते दिल से हिम्मत करके कॉल यस करके कान से लगाई। अस्सलाम वालेकुम। हल्की आवाज़ में रुशाने ने सलाम में पहल की। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? दूसरी जानिब से गंभीर आवाज़ में हाल अहवाल दरियाफ्त किया गया। ठीक, आप? वो इतना मदम बोल रही थी कि अगर शम्स में बच्चा ना होता तो यकीनन वो इसे ना सुन पाता। इतना आहिस्ता आहिस्ता तो तब भी बोलते होते हैं जब कहीं कारनामा सर अंजाम देना होता है, लाइक घर में चोरी चोरी या बाबा या मम्मा सो रहे हो, क्योंकि जब हम लोग सोते हैं तो इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करते हैं तो कोई हिसाब किताब नहीं। जब वो सोते हैं ना, ज़रा सी आवाज़ भी उठ के ऐसे देखते ना कि बंदा वहीं पे गया। बीमार। शम्स ने एक यकलफ्सी जवाब दिया कि कुछ लम्हे दोनों तरफ खामोशी छा गई। रुशान ने लब कुचलती पूछने के लिए बेताब हुई पर हिम्मत ना कर पाई। खावर को भेज रहा हूँ, इसके साथ आ जाए। शम्स ने इसकी खामोशी को नोट करते रोबदार आवाज़ में हुक्म दिया। मगर क्यों? रुशान ने हैरत से मध्यम आवाज़ में पूछा। बीमार हूँ, इलाज चाहता। शम्स ने बोझल आवाज़ में कहा। मैं कैसे? रुशान ने इसकी मायनी खेजी से कहने पर कपकपाती डोंट परी, खानम भी से इजाज़त ले चुका हूँ, आप फ़ौरन से मेरे पास चली हैं। वो इसकी बात मुकम्मल होने से पहले इसके इनकार की वजह ख़त्म कर गया। मुझे नहीं आना। वो एकदम रूहान सी हुई। रिलैक्स, 10 मिनट तक तैयार हूँ और बड़ी सी शाल ओढ़ कर आइएगा, मैं मुंतज़िर हूँ। शम्स ने हतमी लहजे में कहते काल मुंतका करती। कहानी के अंदर कहानी है। माजी, क्या हुआ? तुझे गुस्से में क्यों है? फेरोज़ ने इसके चेहरे को देखते इस्तफसार किया। मेरा बाप या अमीर खान चाहता है मैं इसकी भतीजी से शादी रचाऊँ। हशमत हत्थे से उखड़ता बोला। तो इसमें क्या कबाहत है, कर ले। फेरोज़ ने ड्राई फ्रूट मुंह में डालते बेनियाजी से कहा। फेरोज़, तू मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। हशमत घुराया जबकि फेरोज़ का कहका बर्जिस्ता था। तू मत कर इससे शादी। तभी वहाँ ज़मीन खान चला आया जो गालबन इनकी बातें सुन चुका था। अगर शादी ना की तो मेरा बाप हर चीज़ से बेदखल कर देगा। हशमत गुस्से से बोला। ऐसा वो चाह कर भी नहीं करेगा क्योंकि तुम इसके छोटे बेटे हो और आधी से ज़्यादा जायदाद तेरे नाम है। आज नहीं तो कल इनका दिल तेरे लिए मोम हो जाएगा। तुम बस वो कर जो तुम्हें सही लगता है। ज़मीन खान ने कहा। वैसे एक बार अपनी कज़न को देख तो ले, क्या पता तेरा दिल माइल हो जाए। मैंने सुना है लड़की बहुत प्यारी है और है भी कमसन। फेरोज़ ने फिर से सुलगाया। चचा, इसकी गर्दन मेरे हाथों चटकेगी, मैं बता रहा हूँ। हशमत चलाया। वैसे क्या तो ये ठीक रहा है, कुछ वक्त गुजारी कर ली, इस लड़की से शादी ना करना और इस तरह तेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। ज़मीन खान वाला को बता डुब के मर जाओ, फिटे मुटे। ज़मीन खान ने शैतानी दिमाग को चलाते इसे गलीज मशवरा दिया जबकि हशमत अब की बाहर सोच में पड़ चुका था। दिलावर खान और अयूब खान अपनी बीवियों के साथ उम्र की अदायगी के लिए गए हुए थे। दिलावर खान ने अपने छोटे भाई यामीन खान को भी साथ चलने का कहा था पर कुछ मसरूफियात के बायस इसने बात का प्लान बना रखा था। बड़ी हवेली की तमाम बहुओं अपनी शोहरों को बेचने के बाद वो सारी खवातीन इस वक्त लोन में बैठी चाय से लुत्फ़अंदोज़ होती साथ कह के लगा रही थी। आप ही मुझे आपसे कुछ कहना है। शाइस्ता ने शमाइला बेगम को मुखातिब किया। हाँ बोलो। माहद को मुझे दे दें। मतलब? शमाइला उलझी। माहद मेरा दामाद बनेगा, इसे मुझे दे दें। शाइस्ता ने इनकी उलझन दूर करते अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि इसकी बात पर सब मुस्कुरा दें। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब बस जल्दी से मेरी बहू दुनिया में लाने की तैयारी पकड़ो। शमाइला ने मानी खेजी से कहा कि शाइस्ता ब्लश कर उठी। अगर रिश्ते तय हो रहे हो तो मुझे भी मेरी बहू चाहिए। पुलबशा कुर्सी से टेक लगाए हल्के सूजन सदा पैर दूसरी कुर्सी पर रखे इत्मीनान से बोली। तुम्हारी बहू? शुमाइला ने सवालिया बात अधूरी छोड़ी। हाँ भाई, मेरी बहू रुशाने बनेगी, मेरे शम्स की छोटी सी दुल्हन। पुलबशा अपनी बात कहकर खिलखिला उठी जबकि अब की बार सबका कहका ऊंचा। सब रिश्ते तय कर ही रही हैं तो मुझे मेरे दूसरे बेटे बदर के लिए भी बहू चाहिए। शुमाइला ने इरम बेगम को देखकर मुस्कुराती आवाज़ में कहा। ज़रीन आपकी हुई आपी। इरम बेगम बगैर किसी तरद्दुद के बोल उठी। चलो भाई, थे रिश्तेदारियाँ खुद भी आपस में ही तय हो रही हैं। सबके चेहरे खुशी से तमतमा रहे थे जो अपने छोटे छोटे बच्चों के रिश्ते जोड़ रही थी। अब मुझे मेरी बहू चाहिए। इरम ने आंखें घुमा कर कहते सबको लूटपूट होने पर मजबूर कर दिया था। मेरे स्मिथ के साथ फलक का जोड़ है। जबकि शुमाइला बेगम ने मुस्कुराते यूं हाँ में गर्दन हिलाई। शाइस्ता के चेहरे पर एकदम उदासी छा गई। इसने सदक दिल से दुआ की कि अल्लाह जल्दी इसे प्यारी सी बेटी से नवाज दे। ले जी होंगे सबके रिश्ते। महद और मेरी बेटी शम्स, रुशाने, बदर, ज़रीन, सुमद और फलक।
शाइस्ता ने मुस्कुराती आवाज़ में सबको एक बार फिर बताया। अब बाकी रह गया अफनान, वो अपनी पसंद से करेगा। जब अफनान के साथ कोई जोड़ ना बना तो शाइस्ता ने हतमी लहजे में हाथ झाड़ते कहा, यह तो होगी हमारी ख्याली पुलाव की देगी। इसको हकीकी पुलाव बनाने के लिए हमें अपने मर्द हजरात को इस खूबसूरत बंधन से आगाह करना पड़ेगा कि वो दाजी की अदालत में मुद्दा बयान कर सकें। पलवशा ने इनको अगले लाइला अमल के लिए तैयार किया। सही कहा, चलो भाई लड़कियों आपस में रिश्तेदारी बढ़ाने के लिए और अपनी अपनी बहुओं को हासिल करने के लिए कमर कस लो। आते ही अपने शोहरों पर धावा बोल दिया देना। वैसे भी हमारे नए ख्यालात से वो खुशी से नाचने लगेंगे। आफ्टर ऑल हम इसे सब भाइयों को हमेशा के लिए साथ जोड़ने वाली हैं। इरम बेगम ने शरारती अंदाज में कहा कि सबने एक ज़बान हम तैयार हैं का नारा लगाया, जबकि लॉन में खरगोश के पीछे भागते इनके नन्हे बच्चों ने पल भर रुक कर इनकी जानिब देखा और फिर आपस में खेलने लगे। कितनी देर लगेगी गाड़ी ठीक होने में? नरमीन की झुंझलाहट से भरपूर आवाज़ गूंजी। वो गाड़ी का शीशा नीचे के ड्राइवर से मुखातिब थी। बीबी जी थोड़ा टाइम लगेगा। वो ढेर उम्र शख्स गाड़ी के बोन का पट ऊपर किए तारों को देखता बोला और फिर इसमें फॉल्ट तलाश करने लगा, जबकि नरमीन गाड़ी की सीट से सट कर आंखें मूंद गई। दिलावर खान की डाली भतीजी और अयूब खान की सबसे छोटी बेटी नरमीन खान अपने नाम की तरह नरम मिजाज, खुश मिजाज और कमगो थी। 18 साल नरमीन हुसन में अपनी माँ बड़ी बहन शाइस्ता की तरह हसीन थी। ओह, तो शाइस्ता की ये बड़ी और छोटी बहन है। नाजुक सा क़यामत खे सरापा कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस ब्लैक चादर रोड़े लंबे घने शाहद रंग बालों की पोनी टेल बनाए सुरख सफ़ेद रंगत के हामिल नरमीन छोटा सा गुलाबी छिलकाता गोल चेहरा, मोटी मोटी स्याह चमकदार आंखें, इन पर साया फगन घनी पसरगान, खड़ी तीखी पतली नाक, बड़े बड़े गुलाबी रुखसार। दाएं जानिब की रुखसार में पड़ता डिंपल जो इसकी मुस्कुराहट में चार चांद लगाता था। बारीक गुलाब की पंखुड़ियों की मानिक गद्दाज लब, थोड़ी के बस में नुक्ता नमा चमकता तिल जो इसके हुस्न में हजाफा और नज़र का टीका था कि मली शफाफ बेदाग चेहरे पर काला तिल बेतहाशा खूबसूरती का बाइस था। मुकम्मल हुस्न का मुजस्मा थी। वो जो आंखें मूंदे बैठी थी अपने पास से गाड़ी गुजरने की आवाज़ पर आंखें खोली। गाड़ी कुछ आगे जाकर फिर रिवर्स हुई और इसके अंदर बैठे वजूद ने अपनी गाड़ी इसके बराबर लाकर रोकी। नरमीन ने उलझी नज़रों से विंडो से झांक कर देखा कि हैरत की जाती से आंखें फैली। लंबा कद काट गोरी रंगत बूढ़ी आंखें, तीखे कुछ का हामिल वो मगरूर सा पर नहायत खूबसूरत लड़का गाड़ी में बैठा इस जानिब देख रहा था। जब काबिल का भी यही हाल था। वो तो इसका हुस्न देखकर हैरान है कि कितने सालों बाद वो देख रहा था और देखते ही पहचान गया। वो शुरू से हुस्न प्रस्त था और अब इसको देखकर जो इसकी मंग थी अलग किस्म के जज्बात भड़क उठे थे। वो गहरी नज़रों से इसके चेहरे पर मरकूज किए गाड़ी से उतरा। नरमीन का दिल घबराहट के मारे स्पीड पकड़ चुका था। वो वही था जिसके इसने सपने सजाने शुरू किए थे। कुछ दिन पहले ही तो इसे पता चला था कि वो हशमत की मंग है और तब से इसके अंदर अनजाने जज्बे सर उभारने लगे थे। उफ अल्लाह, मेरे तो पीछे से ना शोल्डर में पेन हो रही है और मेरी कैटो मेरी प्यारी से मानो पता नहीं क्या हाल है इसका। मैंने आपको यही खुशी बतानी थी। मुझे बिल्लियों का बहुत शौक है और आज पता नहीं कहाँ से एक बिल्ली मुझे मिली है, हमारे रूम में थी। मैं इतनी खुशी हूँ ना उसके अपने पास बिठा कर रिकॉर्डिंग करी हूँ। बोला शौरी तौर पर इसके बारे में सोचने लगी। क्या हुआ है? हशमत ड्राइवर के पास गया। वो ड्राइवर और गाड़ी को देख पहचान गया था, तभी गाड़ी रिवर्स की थी। साहब जी गाड़ी ख़राब हो गई है। वो मोतबाना बोला, ठीक है तुम ठीक करवा कर हवेली ले आना, मैं नरमीन को ले जा रहा हूँ। हशमत बैक डोर की जाने बढ़ा। इसको अपनी जानिब आता देख नरमीन खुद में सिमटी थी। आओ तुम्हें हवेली छोड़ दूँ। वो दरवाज़ा खोलकर इसे यूँ बोला गोया पहले जानता हो नहीं मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी। वो चादर सिर पर दुरुस्त करती इनकार करती बोली, पता नहीं कितनी देर लगेगी और मैं कोई गैर नहीं तुम्हारा कज़न हूँ, वैसे भी हवेली जा रहा हूँ। हशमत ने झूठ का सहारा लिया। अब की बार नरमीन अपने बैग की स्ट्रिप कांधे पर डाले बाहर आई। हशमत ने गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। नरमीन झिझकते धड़कते दिल के साथ बैठ गई। हशमत की एक्सरे करती नजरें इस पर जमी थी। इसके बैठते वही घूम कर ड्राइविंग सीट पर बड़जबान हुआ और सराय से गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाती। कुछ देर तक गाड़ी में खामोशी रही। इस दौरान हशमत की आंखों की चमक दिखानी थी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? हशमत ने खामोशी को तोड़ा। 3rd ईयर। नरमीन की खूबसूरत मध्यम आवाज़ गूंजी। चाचा जान अयूब खान और दिलावर खान कब तक वापस आ रहे हैं? इसने अगला सवाल पूछा। 10 दिनों तक। दिलावर तो बड़ा नहीं था तो ये इसे चाचा क्यों बोल रहा है? जबकि हशमत सोच में पड़ गया, मतलब इसके पास 10 दिन थे। जो करना था इन्हीं दिनों में करना था। वो अपने शैतानी दिमाग में बहुत कुछ सोच चुका था। आने वाला वक्त नरमीन की ज़िंदगी में भयानक तूफान लाने वाला था। तुम बहुत खूबसूरत हो। लम्हा भर की देर के बाद हशमत की बोझल आवाज़ गूंजी कि नरमीन का दिल बेसाख्ता धड़का। इसे हटाओ। हशमत इसके चेहरे को देखता दिल की बात जुबान पर लिया है। जी चादर हटाओ। हशमत गाड़ी की स्पीड स्लो करता बोला, मगर क्यों? मैं अपनी होने वाली बीवी को जी भर कर देखना चाहता हूँ। हशमत ने इसकी आंखों में देखकर जताया कि वो इस रिश्ते से बेखबर नहीं है। इसकी बात पर नरमीन पलके झुका कि इसका दिल सूखे पत्ते की माने लड़ रहा था। तभी हशमत ने हाथ बढ़ाकर चादर इसके चेहरे से पीछे की और गहरी नज़रों से इसका चेहरा तकने लगा। प्लीज़ जल्दी चलें। नरमीन हड़क तर करती बामुश्किल बोली, जो गाड़ी की नहायत कम रफ्तार कर चुका था। क्यों? मुझ पर एतबार नहीं? हशमत ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरा हाथ नरमीन की गोद में पड़े हाथों पर रख दिया। तुम बेगैरत इंसान, तुम पे एतबार किया जा सकता है?
इस अचानक हुई आफताब पर नरमीन उछली जो इसके साथ बेतकल्फी से पेश आ रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो गड़बड़ाई। धीरे धीरे आई थिंक आदत पड़ जाएगी। हशमत ने इसके हाथों पर दबाव बढ़ाया। नरमीन ने सख्ती से आंखें मीच कर खोली। दिल की धड़कन मामूल से बढ़ गई थी। किसकी? मेरे साथ की। वो दिलफरेब मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोला, एक यही हुनर तो था इसके पास कि वो बड़ी आसानी से लड़कियों को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा कर इन्हें अपना दीवाना कर देता था और फिर अपना मतलब पूरा करके को छोड़ देता। अक्सर लड़के ऐसा ही करते हैं, बस एक गोश्त पोश्त का टुकड़ा ही तो समझते हैं वो लड़की को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वो तरबियत को पिक नहीं करते। सबकी तरबियत होती है, लेकिन उनसे पिक करना अपने अपने ज़र्फ़ की बात होती है। इसकी बात पर वो धीमा सा मुस्कुराती। जब भी गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने रुकी, नरमीन ने से बाहर रुकते देख सवालिया निगाहों से देखा। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, बाद में आऊँगा। हशमत गहरी निगाहों से देखता मध्यम आवाज़ में बोला, जबकि नरमीन सर हिला कर गाड़ी का डोर खोलकर उतरने लगी। नरमीन, इससे पहले कि वो कदम ज़मीन पर रखती, हशमत ने पुकारा। इसने गर्दन मोड़ कर इसे देखा। अपना नंबर दो। मेरा फ़ोन नहीं है। वो नज़र झुकाए बोली, अच्छा कल मैं तुम्हारे लिए फ़ोन ले आऊँगा। कॉलेज की छुट्टी पर मेरा इंतज़ार करना। मुझे लाला लेने आते हैं, वो आपको देख लेंगे। नरमीन ने खदशा जाहिर किया। अगर देख लें तो फिर क्या? तुम मेरी होने वाली बीवी हो। थोड़े दिनों तक हम शादी करने वाले हैं। हशमत लहजे में चाहत समोए बोला, शादी? नरमीन ने हैरत से कहा, जी शादी। तुम्हारा बाप आ जाए फिर शादी की तारीख रख लेंगे। कल मेरा इंतज़ार करना। वो इसको देखकर बोला और गाड़ी आगे बढ़ा दी, जबकि नरमीन हमनक बनी इसे देखती रह गई। महत, मुझे भी अपने साथ खिलाओ। रोमाना महत और शम्स को खेलते देख इसके पास आई। नहीं। महत ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया और जोर से बाल को हिट किया। प्लीज़। वो बालों को छूती बोली, जाओ लड़कियों के साथ खेलो और हमें हमारी खेल खेलने दो। वो रूट लहजे में बोला, पर मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। रोमाना रोनी सूरत बनाए बोली, जबकि महत घूर कर रह गया। जब भी हवेली आती थी इसके साथ चिपकी फिरती थी, जबकि बाकी बच्चे अपने खिलौनों को तोड़ मरोड़ कर इनके पुर्जे निकलते एक दूसरे पर फेंक रहे थे, तो कुछ कैरम बोर्ड पर घिरे पड़े थे। बदर, मेरी गुड़िया दो। जरीन इसको अपनी गुड़िया की बाल नोच से देख चलाई। मैं आज तुम्हारी इस गुड़िया को जला दूंगा। तुमने मेरा स्पाइडरमैन तोड़ा है। बदर भी इसी के अंदाज में चलाता गुड़िया की गर्दन में रोड़ चुका था। समित भाई अफनान, वो चिंगारती अपने भाइयों से बोली जो अपने छोटे से कैरम बोर्ड पर गेम खेल रहे थे। बदर, आई थिंक दे मेरे बहन की गुड़िया। एक तो बच्चों की लैंग्वेज समझ ही नहीं आती मुझे। समित इसको मारता वहीं से चलाया। मैं एक छोटा सा कज़न भी है ना, वैसे ही बोलता रहता है। कज़न का बेटा, सॉरी, कज़न मुँह से निकल जाता है, समझ नहीं आती उनकी बात। जबकि फलक समित को अपने मासूम भाई पर बकौल इसके चलाता देख दौड़कर समित को बालों से पकड़कर खींच चुकी थी। छोड़ो मुझे चूही। समित इसकी गिरफ्त में अपने बाल देखकर चिंकारा। दूसरी जान जरीन अपने भाई पर तशद्दुद देख बदर के बालों को छोटी सी मुट्ठी में कैद करके चिल्ला रही थी, जबकि शदाब, अफनान और शानीन को छोड़कर अपनी गेम में मगन थे। वहाँ दूसरी तरफ शम्स की गुस्से भरी नजरें वक्फे से रुशाने पर उठ रही थी। जार, शाइस्ता तबरेज़ के सामने सीने पर सर रखी इसकी शर्ट के बटनों से खेलती मध्यम दिलफरेब सरगोशी आवाज़ में बोली, तबरेज़ ने हंकार भरी और इसके गिर्द हिसार मजीद तंग किया, क्योंकि अब वो आधी से ज़्यादा तबरेज़ पर पड़ी थी और वो शाइस्ता को अपनी मजबूत पनाहों के हिसार में ले सुकून से आंखें मोड़े लेटा हुआ था। ज़रा लिखा हुआ है थी या जार तबरेज़, ज़ार ऊपर लिखा, इधर ज़रा लिखा। ज़ार पढ़ेंगे क्योंकि ज़ार ठीक लगता है। ज़ार, मैंने महत के साथ हमारी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। वो यूं ही मध्यम आवाज़ में बोलती तबरेज़ के कानों में रस खोल रही थी। अच्छा मेरी जान, अभी हमारी बेटी आई नहीं और तुम भगाने पर तुली हो? तबरेज़ गंभीर सरगोशी में बोला और शाइस्ता के सर पर लब रखे। दूर ना जाए इसलिए तो महत से रिश्ता तय किया। शाइस्ता ने सर उठाकर इसे देखा और इसकी घनी बियर्ड पर अपना नाजुक हाथ रख कर तबरेज़ ने इसके हाथ को पकड़कर लबों से लगाया और वापस इसका सर अपने सीने पर रखा। हम अपनी बेटी को दूर जाने भी नहीं देंगे। तबरेज़ ने इसके घने बालों में उंगलियां चलाते कहा। ज़ार, जी ज़ार की जान। तबरेज़ मोहब्बत से चूल है जब मैं बोला, वो 2 साल हो गए नहीं और तीसरा भी ख़त्म होने वाला है। वो नम आवाज़ में बोली, होने दो। हम दोनों के बीच किसी को बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे वो मेरी औलाद ही क्यों ना हो। अगर हमारे बच्चे जल्दी आ गए तो तुम मुझे वक्त नहीं दोगी और मैं अपने साथ नाइंसाफ़ी होने नहीं दूंगा। तबरेज़ इसकी बात की गहराई और इसमें छुपी परेशानी जांच कर इसके कान में सरगोशी नुमा बात करके शाइस्ता की परेशानी दूर करना चाहिए। शाइस्ता ही कान की लूक को लबों में हल्का सा दबाकर छोड़ गया। अगर हमारे बच्चे ना हुए तो, शाइस्ता खदशे के तहत बोली, क्योंकि वो बहुत ही सी गायनकोलॉजिस्ट से रब्ता कर चुकी थी, पर इसकी रिपोर्ट क्लियर थी, या फिर इसे ऐसा ही दिखाया जाता था। तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। शाइस्ता की सुई वहीं अटकते देख तबरेज़ ने शरारत से कहा। वो अच्छी तरह जानता था कि शाइस्ता को बच्चों से कितना लगाव है। इसने तो अपनी बेटी का नाम भी सोच लिया था। इसने तबरेज़ से कहा था कि बेटी हुई तो इसका नाम अनफाल रखेगी और अगर बेटा हुआ तो तबरेज़ नाम रखेगी।
तबरेज़ नाम रखेगा सॉरी क्या? वो हैरत ज़दा आवाज़ में बोलती झटके से उठ बैठी और हवाइयाँ उड़े चेहरे से इसे देखने लगी। तबरेज़ लबों पर शरीर मुस्कुराहट सजाए एक बाजू सर के नीचे रखकर मखमून निगाहों से इसे देख रहा था, जो खुद से बेपरवाह बगैर दुपट्टे बिखरे लिबास और बिखरे बालों में जो कि इसके झटके से उठने पर शाने पर लहरा कर गिरे थे, जो कुछ शरारती लटे इसके खूबसूरत चेहरे पर बोसा देती चेहरे के अतराफ झूल रही थी। वो बड़ी बड़ी आंखों को फैलाए इसे देखती तबरेज़ के जज्बात में दुखियानी बर्पा कर गई थी। इसकी गहरी इस्तेहाक बड़ी नजरें शाइस्ता के सरापे में उलझी थी। तबरेज़ आप दूसरी शादी करेंगे? मोटी मोटी आंखों में आंसू लिए वो भीगी आवाज़ में बोली। तबरेज़ ने बकौर इसका चेहरा देखा, आंसू किसी भी पल छिड़कने को बेताब थे। वो बाद में सोचेंगे, पहले इधर मेरे करीब आओ, कुछ देर मुझे सुकून लेने। तो तबरेज़ इसकी बात को नजरअंदाज करता गंभीर बोझल आवाज में बोला, जबकि शाइस्ता की हालत गोया यूं थी जैसे जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। पल में इसका रंग जर्द पड़ा था। तभी तबरेज़ ने इसे खींच कर खुद पर गिराया। इससे पहले कि शाइस्ता मज़ामत करती, उसकी कमर के गिर्द हजार मजबूत के किरवर बदल कर किसी घने बादल की तरह इस पर छाया, इसे खुद में भीजे मुकम्मल इस पर झुक चुका था। तबरेज़ इसके बालों में चेहरा छुपाया, इनकी खुशबू में गहरे सांस भरता इसकी कमर पर उंगलियों का दबाव बढ़ा गया। इसकी बात पर शाइस्ता ने हिचकी भरी थी, इसकी आंखों से आंसू बहकर रुखसारों को भिगोने लगे थे। शान मेरी जान। तबरेज़ तड़प कर दूर हुआ और इसका चेहरा देखा जो आंसू से तर था। मैं मजाक कर रहा था, मेरी न जाने दूसरी शादी का मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी जान आई थिंक। वो इसकी आंखों में देखकर चेहरे पर झुका और इन आंसू को लबों से चुनने लगा। सच कह रहे हो ना? शाइस्ता ने मजामत करते तस्दीक चाही, जो उसकी आंखों को अपने लम्बे से मुतबर कर रहा था। शाइस्ता ने हिचकी भरी थी, इसकी आंखों से आंसू बहकर सारों को भिगोने लगे थे। शान मेरी जान। तबरेज़ तड़प कर दूर हुआ और इसका चेहरा दोनों देखा जो आंसू से तर था। वो रो क्यों रही हो? तबरेज़ ने मसनूई हैरत से पूछा। शाइस्ता ने जख्मी निगाहों से घूरा। छोड़े मुझे। वो शदीद मज़ाहमत करती घुराई। मेरी शेरनी, छोड़ ही तो नहीं ना सकता ज़ार की जान। तबरेज़ इसके हाथ कैद किए इसके चेहरे पर झुका और आंसू को लबों से चुनने लगा, जबकि शाइस्ता को अपनी तबरेज़ पर गुस्सा आ रहा था। दूर हटे। शाइस्ता चेहरा दाएं बाएं करती बेसहारी से बोली। क्यों हटूं? मैं तो और पास आऊँगा, इतना कि तुम सांस भी मेरी सांसों में लोगी। तबरेज़ ने हाथ माथे पर बल डाले इसकी बड़ी बड़ी आंखों में घूर कर गुस्से से जताया, क्योंकि जो कल करनी शादी आज ही जाकर करें और छोड़े मुझे। शाइस्ता भी दूबदू बोली। वो तो मैं कर लूँगा, तुम बताओ कहाँ जाना है तुमने, जो खुद से दूर करके मुझे मासूम पर जुल्म के पहाड़ गिराने पर तुली हो? तबरेज़ इसको अपने हिसार में कैद बेबस की है। इसके नाक से अपनी नाक मिस करता, इसके नरम मुलायम हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां मजबूत उंगलियां जाकर इनकी नरमाहट महसूस करता पूछ रहा था, ज़बील आला के पास इनको जाकर आपके करतूत बताऊंगी। शाइस्ता सूसू करती भीगी दुख से चूर आवाज़ में बोली। अच्छा, और मेरे करतूत हैं क्या भला? तबरेज़ ने नीचे लब का कोना दांतों तले दबाए मुस्कुराहट रोकते इस्तफसार किया। ज़ार छोड़े मुझे। शाइस्ता गुस्से और बेबसी से छिड़पटाई। मेरी कैद में तुम फड़फड़ा तो सकती हो, पर आज़ाद नहीं हो सकती। तबरेज़ एक हाथ में इसके दोनों हाथ सर के ऊपर बेड से लगाया, दूसरे हाथ की उंगलियां इसके दिलकश चेहरे पर फेरता थोड़ी के खम तक लाया। आज़ाद भी हो जाऊंगी जब आप दूसरी शादी करेंगे तो। शाइस्ता ने रोने से सुरख डोरे वाली आंखें इसकी आंखों में गाड़े गुस्से से कहा, जबकि वो जो वहालाना नज़रों से इसकी गर्दन पर तिल को देख रहा था। शाइस्ता की बात से चेहरा एकदम संजीदा हुआ था। इसने सर्द नज़रों से शाइस्ता को देखा, जो लब पीछे आंखों से बरसात जारी किए चेहरा मोड़े अपनी हालत से बेगाना इसके बेइंतहा नज़दीक थी। ऐसी की तैसी तुम्हारी आज़ादी की, ऐसा सोचना भी मत, वरना शादी तो मैं नहीं करूँगा, अलबत्ता तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। तबरेज़ ने झटके से इसके बालों को मुट्ठी में दबोच के चेहरा अपने रूबरू करते बर्फीले लहजे में कहा। तो फिर आप क्यों दूसरी शादी? चुप, एकदम चुप। पागल हूँ, तुम्हारे बगैर मेरा एक पल गुजारा नहीं। सारा ज़रा सा दूर होने पर सांसें बंद होने लगती हैं। शान, मैं मर कर भी दूसरी शादी का नहीं सोच सकता मेरी जान। मेरी ज़िंदगी वो बस मजाक था और कुछ नहीं, पर आज के बाद ऐसा मजाक तुम्हारा ज़ार भूल कर भी नहीं करेगा। तुम मेरे लिए ऑक्सीजन की मानी दो, भला ऑक्सीजन के बगैर भी कोई जिंदा रह सकता है? ओफला सलार सिकंदर, ये तुमने क्या किया है भाई? कोई सांस लेना भी भूल सकता है क्या? और इधर लिखा है भला कोई ऑक्सीजन के बगैर भी जिंदा रह सकता है। तो भाई बेचारी ऑक्सीजन जिसके साथ मैं अभी सांस लेके जिंदा हूँ, वो बेचारी रो रही है। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा, कह रही है मेरी कोई वैल्यू नहीं है। बेचारी ऑक्सीजन। वह इसके माथे से माथा टिकाए, लब इसके लबों से टच करता सरगोशी में बोल के शाइस्ता की सारी उलझने परेशानियां दूर करता चला गया था। अगर हमारी नसीब में औलाद है तो ज़रूर मिलेगी। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, खुश रहा कर और मुझे भी रखो। बहुत दिनों से देख रहा हूँ, काफ़ी उलझी लग रही हो, मुझे सही से वक्त नहीं दे रही। मेरे आते ही कमरे से भाग जाती हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इसी कमरे में कैद अपने पास रखूँगा, और फिर दिन रात मेरी शिद्दतें जब तुम पर निछावर होंगी तब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि यूँ दूर दूर भाग कर कितनी बड़ी गलती कर चुकी हो, जिसका खामियाजा हर पल मेरी कुर्बत, मेरे हिसार और मेरी शिद्दतों के खुमार में गुजारना होगा।
वो इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए शिद्दत जज्बात से चूर बोझल लहजे में बोलता। शाइस्ता की धड़कने मुंतशिर कर गया था कि इसके तेज़ तेज़ चलती है उखड़ी सांस से तबरेज़ को पील कर रही थी। तभी इसने इसकी खुशबू में गहरा सांस भरकर शाइस्ता को देखा था। इसने सर उठाकर खुमार लूद निगाहों से शाइस्ता को देखा, जो हजार धनक रंगों में नहाई आंखें मूंदे गहरे सांस भर रही थी। बड़ा गुस्ताख लफ्ज़ निकला इन होठों से। तबरेज़ ने इसके हाथ खुले होंठों को बेदर्दी से मसला था। आपकी वजह से। शाइस्ता ने आंखें खोल कर लरसते होंठों से कहा। सज़ा तो बनती है। वो इसकी गहरी झील जैसी आंखों में झांक कर रखा करता बोला। आपकी क्या सज़ा है? शाइस्ता ने आंखें दिखाई। जो मैं करने का कह रहा हूँ बदले में तुम भी वही करना। तबरेज़ मसूर कुन मुस्कुराहट लबों पर सजाए इस पर झुककर शाइस्ता की सांसों को कैद कर चुका था। इसकी पकड़ में इतनी शिद्दत थी कि शाइस्ता एकदम तड़प उठी। जब किसी तौर पर मज़ाहमत काम ना आई तो वह कोशिश तर्क करती खुद को इसके रहम करम पर छोड़ चुकी थी। काफ़ी देर बाद वह शाइस्ता की नढाल होती हालत की पेश नज़र दूर हटा था। इसके दूर होने पर वो बुरी तरह खांसने लगी और अपनी बिखरी सांसें वार करने लगी। चलो अब तुम मुझे सज़ा दो। तबरेज़ शरीर मुस्कुराहट से बोला। मुझे नहीं देनी सज़ा, मुझे तो लेनी है। वो बज़िद हुआ और करवट लेकर शाइस्ता को अपने ऊपर कर चुका था। इसके सिल्की बाल दोनों पर बिखरे थे। वो एक हाथ इसकी कमर को जकड़े, दूसरे से बाल इसके चेहरे से हटाता चाहत से चूर लहजे में बोला। ठीक है। बादल नख्वास्ता शाइस्ता मान की, जबकि तबरेज़ ने इसके यूं मान जाने पर आबरूज गई। सज़ा मेरी जैसी होनी चाहिए वरना मैं डबल हिसाब लूँगा। तबरेज़ ने वॉन किया, जबकि वो जो गाल पर नन्ना मुन्ना सा बोसा देने के बारे में सोच चुकी थी कि तबरेज़ की बात पर हलक तर्क किया। वो जानती थी कि इसकी जानिब से पेशकदमी तबरेज़ को दुनिया भुला देगी और वो हमेशा की तरह इसकी गुर्बत में बहकता चला जाएगा, जिसे रोकना शाइस्ता के बस में ना था। कोई नहीं, दे रही सज़ा मैं। वो आंखें घुमाती बोली। ठीक है, फिर मैं दूसरी शादी जान ले लूँगी आपकी। शाइस्ता इसकी बात काट कर तेज के आलम में झटका देकर इसकी शर्ट गिरबान से पकड़ कर घुराई। लम्हा ब लम्हा कमर के गिर्द इसका हिसार तंगतर होता जा रहा था और वो लबों की चाशनी अमृत तस्वर करता इस पर चुका। शाइस्ता की सांसों पर दस्तरस हासिल कर चुका था। हमेशा की तरह इसके कान में सरगोशियां ढेलता शाइस्ता को अपने लिमिट से अपने जज्बात से मुतबर कर चुका था कि वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझती। मुस्कुरा कर इसके सीने में चेहरा छुपा चुकी थी। हाँ, नेक्स्ट पार्ट विल बी पोस्ट टुमारो 2:32 PM, दोपहर को 2 बजे। ये पार्ट आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगला पार्ट आपको दोपहर को 2 बजे मिलेगा। ठीक है ना? कोई कोताही नहीं कर रही। हालांकि मेरे शोल्डर में इंतहा की पेन हो रही है, शोल्डर से थोड़ा नीचे पट्ठों में कहते हैं इसे, पता नहीं क्यों अचानक की दर्द हो रही है, सो इस वजह से भी। लेकिन मैं फिर भी दे रही हूँ। प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरे लिए और प्लीज़ मेरी मानो बिल्ली के लिए भी दुआ कीजिएगा कि वो भाग ना जाए। पता नहीं वो कहाँ से हमारे रूम में आ गई है, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसको अपने पास रखूँ। प्लीज़ दुआ कीजिएगा। मैंने दरवाजे की कुंडी लगा कर रिकॉर्डिंग करी हूँ कि वो बाहर ना चली जाए। प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि वो भाग ना जाए। अच्छा, क्योंकि हमें बहुत पसंद है कैटोसी। अल्लाह बहुत क्यूट है। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखिएगा। रिस्पॉन्स दें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ जी।